हाँ जी, क्या टॉपिक है आज का? मेरा प्रोडक्ट बेटर है लेकिन सेल्स नहीं मिल रहा है। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा कंपटीशन भी कोई नहीं है, फिर भी सेल नहीं है। क्योंकि कितने लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रहे ये डॉक्टर साहब की एक्सप्लेनेशन इसी पे थी सर। हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तो डॉक्टर दास ने जो बताया वो इससे काफी रिलेट कर रहे थे। इसके अलावा कोई और भी पर्सन है जिनको लगता है यार मैं आई गॉट बिल्ट अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, फिर भी मेरे पास सेल नहीं है या एनफ सेल्स नहीं है? और भी कोई पर्सन है जो इससे कनेक्ट कर रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? किसी सर का भी नहीं सबके साथ है सर, अपने बच्चे की कमी किसी को नजर नहीं आती सर, यही है बस एक। है। हाँ, एक बात तो वो भी हो सकती है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट है यार, हेयर जो है यहाँ पर वो है नॉट एनफ सेल्स। तो आपको जो है ना इस चीज के ऊपर फोकस करना है। हमेशा कोई ना कोई फैक्टर होता है जो आपकी सेल्स को हर्ट कर रहा होता है या ग्रो करने से रोक रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। मेरे को जो है 4 दिन पहले एक कॉल आया जहां पर बड़े फैंसी इंग्लिश के अंदर बोल रहे थे कि हमारा XYZ प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली टू कंसील आइडेंटिटी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग सारे क्लोजली निट कम्युनिटी, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं इसलिए कोई फिंगर पॉइंट नहीं करूंगा। बट उनका आया कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो होटल्स के अंदर लगता है, जो इंडिविजुअल लोग अपने फार्म हाउसेस वगैरह के ऊपर लगाते हैं, जो शॉकिंग टाइप के लोग होते हैं, और प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अमेजिंग है, इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, बट नॉट एन सेल्स। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप कह रहे हो कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, पीपल लव द प्रोडक्ट व्हेन दे यूज इट, तो फिर आपका जो है यूनिक प्रोडक्ट होने की वजह से आप ही के पास सारा मार्केट का बिजनेस होना चाहिए। मगर बिजनेस के अंदर जो उन्होंने बोला कि लगभग 20 1 करोड़ 22 1 करोड़ के आसपास का बिजनेस है, तो नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगभग उनका 8 9 10% के आसपास है। तो अगर 9 10% के आसपास का प्रॉफिट है, एक तो अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है और कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो फिर प्रॉफिट कम क्यों है? और अगर आपको मालूम है कि इसकी प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग लव करते हैं, लाइक करते हैं, होटल्स के अंदर, रिजॉर्ट्स के अंदर और इंडिविजुअल होम बायर्स को लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कितने रिजॉर्ट्स हैं, कितने फार्म हाउसेज हैं, कितने होटल्स हैं जो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो फिर आपको उन सबके साथ कनेक्ट होना चाहिए, वहां पर सेल करनी चाहिए। तो क्या ये सिर्फ 10 15 20 करोड़ की मार्केट है? नहीं, मार्केट तो हो सकता है 10,000 50,000 1 लाख करोड़ की हो, मेरे को मालूम नहीं है। इसकी पूरी कैलकुलेशन है जो मैं अपने सेशंस के अंदर बताता हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ, उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, फिर कॉल नहीं आया उनका। बट मेरा पॉइंट था कि मेरा काम है सच बोलना, मेरा काम है आपको शीशा दिखाना, मिरर दिखाना, मेरा काम है आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना। बिल्कुल सही है। अब हो सकता है आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, हो सकता है क्वेश्चंस मेरे अच्छे ना लगे, मगर मेरे को तो अपना काम ही करना है। क्योंकि अगर मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, अगर आपको कहूंगा वाह जी वाह राकेश जी मजा आ गया, कमाल कर दिया, तो फिर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, हाँ आपके हाँ, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। सही है सही है। तो जब राकेश जी ने बोला 10 लाख रुपए लग गए, ब्रांड प्रमोशन हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, कनेक्शंस बन गए, मैंने कहा मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को बताओ धंधा कितना आया। उन्होंने बोला 1 करोड़ से ज्यादा का धंधा आया। मैं चुप हो गया, बिल्कुल हमारे को यही चाहिए कि अब हमारे कनेक्शंस बन गए, वो फ्यूचर में हो सकता है बिजनेस दे, मगर अभी मैं ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हूँ, तो मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी धंधे के अंदर, किसी भी बिजनेस में, इस चीज को समझना और इम्प्लीमेंट करना। हम्म। सो कमिंग टू द कॉन्वर्सेशन ऑफ द डे, आप लोगों में से क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, बहुत अमेजिंग है, इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, फिर भी सेल्स एनफ नहीं है? क्या आप में से कोई ऐसे पर्सन है जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रहे हैं? अदरवाइज आई टेक अ डिफरेंट रूट ऑफ डिस्कशन। हाँ जी अंकित बताइए। सर, यस, अपना एक प्रोडक्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने, जो कि यूनिक है। और इतना ज़्यादा यूनिक है कि उसकी गूगल पे सर्चेज ही नहीं दिखा रहा। मैं इंडिया एग्जैक्टली मार्ट पे यही वो बोलने वाला था, आपने बहुत ही अमेजिंग पॉइंट आपने पकड़ा
कि इतना ज्यादा यूनिक है, अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है और कोई ढूंढ ही नहीं रहा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात हुई कि खराब बात हुई? सर मेरे लिए तो मैं कंडीशन कर सकता हूँ मार्केट को जाके अभी। इसके अंदर जो ना अच्छी बात भी हुई और खराब बात भी हुई। अब आप पूछो कैसे? कैसे सर? अच्छी बात ये हुई क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है ढूंढ ही नहीं रहा, या ऐसा प्रोडक्ट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली जीरो हो जाए। जी। खराब बात क्या हुई कि आपको मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ढूंढ ही नहीं रहा, किसी को मालूम ही नहीं ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ओके सर। तो ये दोनों कंडीशन हुई। अब आपको देखना है कि आपके लिए कंपटीशन होना या ना होना कितना मैटर करता है। अगर आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, तो आपकी मार्केटिंग का एफर्ट और पैसा ज्यादा लगेगा। आपका खुद का एफर्ट और आपकी टीम का एफर्ट ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, मगर आप सब रिलेट कर पाएंगे। अच्छा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के टाइप का एग्जाम्पल नहीं है, वो लार्ज कंपनी का है। आप में से सब लोगों ने आईपैड के बारे में सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। एक टाइम था जब हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, और उसके बाद मोबाइल फोन होता था। उस टाइम तक किसी ने सोचा भी नहीं था और किसी को नीड भी नहीं थी कि आईपैड जैसा कोई चीज या टैबलेट जैसा कोई चीज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, या हमारे को चाहिए ऐसी कोई चीज। ना कोई ऐसी चीज होती थी, ना किसी को मालूम होता था, ना कोई खरीदने या ढूंढने निकलता था। फिर एक बारी स्टीव जॉब्स ने उसको लॉन्च करा। ये बताया कि हम लोगों ने जो है थर्ड कैटेगरी क्रिएट करी है कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन के बीच में, जिसका ये स्क्रीन साइज है, जिसको आप हाथ में रख करके हाथ से लिख सकते हैं, जिसको बोला था इंटरनेट ऑन फिंगर टिप्स। ऐसे करके उन्होंने बोला था कि आप पेन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, सारा का सारा काम हो जाएगा। वो उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर इंट्रोड्यूस करा था। किसी को उसकी मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज होती है। फिर अचानक से जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा तो लोगों को समझ में आया, तो उसकी धीरे धीरे सेल्स पिकअप होनी शुरू हुई। जब बाकी लोगों ने देखा कि ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो फिर सैमसंग ने और बाकी कंपनीज ने भी अपने अपने टैब्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। और अब आपको मालूम ही है कि दर्जनों कंपनीज हैं जिनके मार्केट के अंदर टैब्स और आईपैड लाइक डिवाइसेस अवेलेबल। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ पर इनका आईपैड जो है आपका आईफोन का 40-50 हज़ार से स्टार्ट होता है। कुछ ऐसी कंपनी इनके आईपैड्स लाइट डिवाइसेस या टैबलेट डिवाइसेस जो हैं 10,000, 12,000, 15,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर से वहाँ पर सेम टाइप का सिनेरियो आ गया कि हायर से लेकर लोअर एंड तक मॉडल आ गया। अब वहाँ पर आप देखो कि जिन्होंने इन्वेंट करी वो चीज़, उन्होंने उसका बेनिफिट उठाया। फिर जब लोगों ने देखा कि इस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैसा है, तो वहाँ पर मेरे जो पार्टनर है राजीव, वो चीज़ एप्लीकेबल होती है जो वो बोलते हैं। कहते हैं कहीं पर भी किसी भी धंधे में जिसमें दो पैसे बनते हुए दिखते हैं, तब तक नए सेलर्स, नए बायर, नए मैन्युफैक्चरर्स घुसते चले जाते हैं, जब तक सब के सब सड़क पे नहीं आ जाते। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी सर्विस के अंदर, किसी भी सेगमेंट के अंदर, तब तक नए मैन्युफैक्चरर्स, नए सेलर्स, नए सर्विस प्रोवाइडर्स घुसते चले जाते हैं, जब तक सारे के सारे सड़क पे नहीं आते। सड़क पे नहीं आते का मतलब कि मार्जिन बिल्कुल कट पटा के, मार्केट बिल्कुल खत्म हो गई है, मार धाड़ चालू हो गई है, किसी घर में कुछ खास पैसा नहीं आ रहा, मगर फिर भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये होता है। तो अब आपने देखा कि मैंने आपको एक आईपैड का एग्जांपल दिया, जहां पर एग्जैक्टली सेम कंडीशन थी, प्रोडक्ट वाज अमेजिंग, देयर वाज नो कंपटीशन, देन दे स्टार्टेड सेलिंग। अब एप्पल के केस के अंदर वो दैट वाज $1 ट्रिलियन कंपनी। उनको बजट्स का प्रॉब्लम नहीं था, मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपने आप को मार्केट कर सकते थे। तो मैंने आपको क्यों बोला था कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। ये सारी की सारी फैसिलिटी और मसल और फाइनेंशियल पावर जो है वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के पास नहीं होती है, या इतने लेवल के ऊपर नहीं होती है। दैट इज द रीजन आई सेड जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा नहीं है, मगर फिर भी आप में से काफी सारे लोग रिलेट कर पाए।
अब यहाँ पर अंकित मैं वापस आपके पास आऊंगा और आपसे बात पूछूंगा कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो मार्जिन आपका नॉर्मल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा है? हम्म, मेरे ख्याल में 15% और ज्यादा है। इज दिस गुड इनफ? कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है और आपको मालूम है यूनिक और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, तो क्या 10-15% का जो डिफरेंस है वो आपके लिए सही होगा? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट मार्केट हिट करेगा, जैसे ही मार्केट के अंदर बात फैलेगी कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, इमीडिएटली उसकी कॉपीज या उसके लुकलाइक्स आने शुरू हो जाएंगे मार्केट के अंदर। आपको तब जो है प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। फिर अगर आप 3 महीने के अंदर सेम लेवल के ऊपर आ जाओगे या 2 महीने में सेम लेवल के ऊपर आ जाओगे या रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आ जाओगे, विल दिस बी ए गुड स्ट्रेटेजी, गुड आउटकम फॉर आवर बिजनेस? नहीं। तो आपको जो है ना इस चीज को ध्यान से स्ट्रेटेजाइज करना है। अब इसमें आप कहोगे कि मनोज पॉइंट तो मेरे को समझ में आ गया, हाउ शुड आई बी थिंकिंग? इज देयर एनी न्यूएंस इन द प्राइसिंग पार्ट ऑफ इट? यस, कई बारी प्राइसिंग आप इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले को इस प्रोडक्ट की कॉपी बनाने का कोई फायदा ही ना हो। हम्म। आपको पॉइंट मेरा समझ में आया? यस। जनरली डुप्लीकेट कॉपीज या फर्स्ट कॉपीज या कॉपीज बनती क्यों हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा मार्केट के अंदर हर एक प्रोडक्ट की या एक सर्टेन टाइप के प्रोडक्ट्स की कॉपीज बनती हैं। बनती है कि नहीं बनती है? जी। क्यों बनती है? डिमांड होती है, डिमांड है सर, और बहुत क्या सारे लोग डिमांड। सर्च कर रहे हैं। ना, इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्जिन। ये। यस, उसके अंदर प्राइस जो होता है, अगर जो डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरर है, डुप्लीकेसी जो कर रहा है, उसको इंसेंटिव मिलेगा तभी तो वो बनाएगा ना। खासकर दवाइयों के अंदर आपने देखा होगा, दारू के अंदर आपने देखा होगा, बिकॉज कि जो दारू का जो प्राइस है उसके कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कंपैरिजन में इतना ज्यादा डिफरेंस है, तभी ही लोग जो है नकली दारू मार्केट के अंदर डालते हैं, ताकि वो अपना एक्चुअल प्राइस के ऊपर जब वो बनाएंगे मार्जिन इतना ज्यादा है, ओरिजिनल प्राइस से कम करके बेचेंगे तब भी उनको एनफ प्राइस के ऊपर एनफ मार्जिन मिल जाए। दवाइयों के अंदर है, कपड़ों के अंदर है, जितने टॉप ब्रांड्स हैं उनके सबके डुप्लीकेट जो प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट के आते हैं, घड़ियों के अंदर होता है, चश्मों के अंदर होता है। अब आपको जो है रेबैन का आपने लेट से सन ग्लासेस लिए, शेड्स खरीदे, आपने खरीदे लेट से 10,000 के, 15,000 के, 35,000 के, 50,000 के। एक्चुअली उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10,000 50,000 थोड़ी ना होती है, वो तो फ्यू हंड्रेड रुपीज की होती है या थोड़ी सी छोटी सी होती है। अब वो रेबैन की डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में क्यों आती है? क्योंकि वो 15,000 की चीज अगर वो 4,000 में ही बेच देते तो उसको सॉलिड प्रॉफिट हो जाता। बात समझ में आई आपको? यस। तो अब आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी और आपकी गेम प्ले करने की स्ट्रेटजी और स्केलिंग स्ट्रेटजी ना आपस में लिंक अप हो जाती है। आप हो सकता है शुरू में ये करते हो कि यार कॉपी तो होनी ही होनी, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो मैं अपना मार्जिन इतना कर लूं कि मैं 3 महीने में, 6 महीने में, साल में इतना कमा जाऊं, फिर मैं उसके बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, तो मैं उसके बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा। अब आप कहते हो नहीं नहीं कॉपी मेरे को होने ही नहीं देनी, तो आपने जो है ना सारे के सारे डुप्लीकेट करने वाले का जो डुप्लीकेसी मैन्युफैक्चरर है उसका आपने सारा इंसेंटिव खत्म कर दिया। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की कॉपी बनाएगा तो उसको मोल्ड बनाना पड़ेगा, कुछ XYZ करना पड़ेगा, उसके अंदर इतना खर्चा लग जाएगा कि मार्जिन इसमें एनफ है ही नहीं, तो कहेगा इसका बनाने का फायदा ही नहीं। ये बात समझ में आई आपको? कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बेकार बात है, आई डोंट एग्री? एनीबॉडी? Okay, Vikas seems to be agreeing with me. He says yes. Anish also is saying agreeing. So ये स्ट्रैटेजी जो है ना आपको समझनी है कि मेरे लिए क्या चीज एप्लीकेबल होगी। जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो हमेशा सही होगा। आपको देखना है
कि मेरी बात सुन के ना मेरा पर्पस क्या है कि आपका दिमाग खोल देना, आपका दिमाग खोल देना, आपको सोचना सिखाना कि आपको सोचना ऐसे है। अब वो चीज सोच के आपको जो है ना अपने बिजनेस पे देखना है कि ये सोच इस आपके बिजनेस पे जब अप्लाई होगी तो इससे क्या आउटकम मेरे को चाहिए, उसके हिसाब से आपको अगर कहीं पे थोड़ा सा माइनर ट्वीकिंग करनी पड़ती है वो आप कर लो। अमित, यू वांटेड टू से समथिंग कमिंग? मैं सर बोल रहा था, अगर मार्जिन इस तरह लो करेंगे तो फिर इतना मेहनत करके बिजनेस करके फायदा क्या है? देखो ये ना स्ट्रैटेजी है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको करना है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये चीज आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। मैं तो आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि देखो ये अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजिक सोच होती है जो लोग सोचते हैं। तभी मैंने आपको बोला कि कुछ सेगमेंट्स के अंदर कॉपी इमीडिएटली हो जाती है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेडीज बैग्स। लेडीज बैग्स के अंदर आप कोई मेरे को 2-4 नाम बता सकते हो जो आपने पॉपुलर सुने हुए हैं? बहुत है सर, सारी कॉपी हो रहे हैं, एलवी है, वर्साचे है। क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? मार्जिन इज वेरी हाई। तो आप देखो मेरी जो साइंस मैंने आपको बताई है एज इट इज एप्लीकेबल हो रही है। एप्लीकेबल हो रही है, आपकी बात एकदम 100% सही है। अगर इसको मार्केटिंग से तरह से प्रेजेंट की जाए, आपको जैसे लोग पता है प्रीमियम क्वालिटी दिखाते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, सब कुछ है, मार्केटिंग ब्रांडिंग अच्छी है, जो भी है उनका सारा काम, उसके फिर भी तो उनका प्रोडक्ट तो बिक रहा है। ऐसा आपको तो क्या लगता है कि कॉपी होने की वजह से एलवी को या गुची को या XYZ को लॉस हो रहा होगा? कुछ नहीं हो रहा ना, मैं उसी बात को बोलना चाह रहा हूँ, जब उनको लॉस नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी मार्जिन। आपने एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, आई थिंक हाउस ऑफ गुची करके नाम है शायद उसका। ओके, देखिए वो आपने? नहीं मैं बहुत कम देखता हूँ। अच्छा, काम की चीजें देख लिया करो यार। कौन सी? हाउस ऑफ गुची है, इफ आई रिमेम्बर द नेम करेक्टली। एनीबॉडी कैन वैलिडेट मी, यही नाम है या कोई? तो उसके अंदर जो उसका ओनर है उसका कैसे अफेयर होता है वो सब होता है, वो तो एक अलग कहानी हो गई उसके अंदर। मगर वहां पर जो उसने दिखाया है, जो हीरो है, जो ओनर है कंपनी का या अबाउट टू बी ओनर है, वो कमरे के अंदर घुसता है तो डिस्प्ले के ऊपर ना सारा का सारा उनका सामान लगा हुआ होता है गुची का। तो वो अपनी सेक्रेटरी को या अपनी अबाउट टू बी वाइफ से पूछता है कि ये सारा सामान मेरे कमरे में क्यों रखा हुआ है? कहती है आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ये सारे के सारे फेक्स है, डुप्लीकेट्स है, ये हमने नहीं बना। वो उठा के कह रहा है, हैरान हो जाता है, वो कहता है ये सारे डुप्लीकेट्स हैं, इवन आई कुडंट टेल। तो वो फिर वहां पर उससे झगड़ा करते हैं कि देखो तुम्हारा मार्केट का इतना शेयर लॉस हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, आपका इतना अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है इसके अंदर, व्हाई डोंट यू टेक सम एक्शन ऑन इट? अब टेकिंग एन एक्शन इज बेसिकली हिज थॉट प्रोसेस कि मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि चिंता उसको भी थी। अब वो एक्शन लेगा नहीं लेगा वो एक अलग कहानी। तो आप कह रहे हो उनको तो लॉस नहीं हो रहा, तो आप एज्यूम कैसे कर सकते हो यार? बात समझ में आई मेरी? Sorry? आपका हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप एज्यूम कैसे कर सकते हो कि उनको तो कोई लॉस नहीं। मैं कह रहा हूँ कि चिंता उसको भी है, मगर वो एक्शन लेगा नहीं लेगा उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट लेट अस नॉट गो इनटू दोस फैक्टर्स। आप एक्शन कुछ लेना चाहोगे नहीं लेना चाहोगे मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, बट लॉस तो है ही है ना मार्केट शेयर का। हाँ, मार्केट शेयर तो भी लॉस। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको तो लॉस नहीं होता? आई डोंट एग्री विद दैट स्टेटमेंट। ओके, सो कमिंग बैक टू टुडेज सेशन, क्या कोई और पर्सन है जो इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो कि आई हैव गॉट अ ग्रेट प्रोडक्ट बट आई डोंट हैव एनफ सेल्स? तो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा कि आपको इसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे प्लान करना है, so that you start getting way more sales than you are doing right now. I'm into technologies, specifically into cyber security. Now, इसके अंदर जो है, अगर मैं आपका ये वाला बात करूं कि the product is very unique and yet there are no sales. So technology things move very fast. So specifically in cyber security, there is a product called a SIM solution. Without getting into technicalities, एक platform है जिसके ऊपर आप सारा cyber security manage करते हो. अब उसको लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज करके साइबर सिक्योरिटी मैनेज करते हैं.
Now we are talking about something where we are talking about a domain specific large language model which is सुनो available सुनो on सुनो prem. सुनो राजेश, सिद्धार्थ सर, हाँ सिद्धार्थ, एग्जैक्टली यही नहीं करना होता इस तरीके के फोरम्स के अंदर, पब्लिक फोरम्स के अंदर। ओके पता है क्या करना होता है? जी, आपको जो है ना ये बताना होता है कि ये प्रोडक्ट ना होने की वजह से क्या लॉस हो रहा है। आप ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कहानी सुना रहे हो कि प्रोडक्ट में ये प्लेटफॉर्म है, वो टेक्नोलॉजी है, किसी को घंटा कुछ समझ में नहीं पड़ रहा। आपको ये बताना है कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आपको क्या लॉस हो रहा है, किस चीज का रिस्क है। गॉट इट। अगर आप ये बोलोगे कि आपके एम्प्लॉयज डेटा निकाल के ले जाएंगे, आपके रैंसम अटैक्स हो जाएंगे, रैंसम अटैक के बारे में बताओ कि कभी आप में से किसी ने सुना है रैंसम अटैक्स होते हैं, वहां पर आपका पूरा कंप्यूटर लॉक हो जाता है और फिर वो कहते हैं पैसा दे दो, इतने $1000 दे दो, फिर हम अनलॉक कर देंगे। आपके पास बैकअप नहीं होता आपके पास। जब आप ये बताओगे, अगर किसी ने सुना होगा, अगर किसी को डर लगेगा तो इमीडिएटली लीड आएगी, सिद्धार्थ मेरे को हेल्प चाहिए आपसे। नहीं सर, मैं वही, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। दैट इज रॉन्ग वे ऑफ कमिंग टू दैट। नेवर टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि आपने पीछे कितनी मेहनत करी है। आई डोंट गिव इट शिट। गॉट इट। आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरे को क्या नुकसान हो रहा है अगर वो प्लेटफॉर्म या वो टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है। सिंपल, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं आपके मार्केटिंग प्रोसेस को। डज दैट मेक सेंस विद यू एंड एवरीबॉडी? एब्सोल्युटली इट डज। क्योंकि मैंने मेहनत करी है ना, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, देखो मैंने कितनी मेहनत करी है। मेरी टीम ने लगा करके इतने 100 साल, इतने 100 सदियां लगाई हैं, इतनी सेंचुरीज लगी हैं मेरे को इस प्रोडक्ट को अराइव करने में। आई डोंट गिव इट बैक। गॉट इट। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है कि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आपका प्रोडक्ट अमेजिंग है, कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट यूनिक होने की वजह से किसी को मालूम नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से गूगल के ऊपर कोई सर्च भी नहीं कर रहा होगा ऐसे किसी प्रोडक्ट के लिए। तो आपका फर्स्ट, ध्यान से समझ लो, फर्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस, identifying the platform where these target audience would be found. Third would be start educating them about what? कि आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है, आप बर्बाद हो, या अभी नहीं हो तो हो जाओगे। बस अगर आपका नया प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बस ये 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है आपकी, सिर्फ 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी। किसको चाहिए हो सकता है, मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा, और सिर्फ उसको ये बताना कि भैया तू या तो ऑलरेडी बर्बाद है या नहीं तो बर्बाद होने वाला है। अब जब आप उसको ये बताओगे तो कहेगा यार ये कैसे हो सकता है। जब वो बोलेगा ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता, लीड आ गई। Is this making any sense with everybody? Yes, sir. This is applicable for the existing business also. एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर तो कंपटीशन भी होगा, प्राइसिंग का भी चैलेंज होगा, 500 चैलेंजेस और होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट है, नया लॉन्च कर रहा है, मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिर्फ 3 स्टेप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर वो कहते हैं आई एग्री, मेरा नुकसान हो रहा है या हो सकता है, तो सेल आ गई। अगर वो कहते हैं आई डोंट एग्री, तो लीड आ गई। क्या समझ में आई बात? तो सर मजा आ गया, बिल्कुल सोचने का तरीका अलग हो गया। हम लोग तो सोचते ही वैसे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है और ये एडवांटेजेस बेनिफिट्स हैं, और हमारा सोचने का तरीका और उस सोचने के तरीके के लिए क्या रिसर्च करनी है, वो सब एक रिपल इफेक्ट स्टार्ट हो गया सर। बिल्कुल। थैंक्स वेरी मच सर। यू वेलकम। ब्यूटीफुल। सर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में कैसे लागू होगा सर? दैट्स समथिंग व्हिच इज ऑफ कोर्स इट्स मोर इंडल्जेंट, जिसमें इट्स मोर ऑफ इंडल्जिंग इनटू इट। सो हाउ डू यू डू समथिंग लाइक दैट देयर? हाउ डू यू क्रिएट मोर डिमांड? हाँ देखो, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का मेरे को आपको ना एग्जैक्ट प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। तो जैसे फर्नीचर, जैसे मैंने बोला लेदर फर्नीचर, हाई एंड फर्नीचर व्हिच इज प्रीमियम। हाँ,
तो देखो इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले आपको ये बात करनी है कि नॉर्मल रेगुलर फर्नीचर जो शोरूम के ऊपर मिलता है और आपका जो फर्नीचर है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाई शुड दे ऑप्ट फॉर इट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के अंदर रेनोवेशन चल रहा था। अब आप लोग बताना कि मेरा थॉट प्रोसेस से आप लोग कितने एग्री करते हैं और आपका अपना क्या डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि हर एक का थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। हम जो है WC देख रहे थे, तो ऐसे ही देखते देखते जो है ना, हम एक शोरूम पे पहुंचे। कहते कि हमारी ना सारी टर्किश वो होती है, सीट्स होती है। WC सब समझते हैं ना, बेसिकली टॉयलेट सीट जिसको बोलते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज चाहिए थी, मेरे को जो है ना जेट जो था इनबिल्ट चाहिए था मेरी कंडीशन की। सब लोग बोल रहे थे सब आजकल ना जेट कोई नहीं लगाता, इट इज वेरी हार्मफुल, आपके ना हेल्थ फॉसेट्स लगते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, elaborate कर सकता हूं? अरे बोलो हाँ ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, yes, sir. ओके, सो यस सर। हाँ, सो हेल्थ फॉसेट क्या होता है, जो आपका वो शॉवर Hmm. होता है, जो शॉवर या उसको क्या बोलते हैं, वो Hand shower. जेटी बोलते हैं उसको, जो अलग से होता है, इसको आपको ऐसे प्रेस करना पड़ता है। मेरे को पर्सनली बड़ा इनकन्वीनियंट लगता है वो। मेरे को चाहिए बिल्ट इन सिस्टम हो, वो मेरे को कन्वीनियंट लगता है। बड़ा थोड़ा सा क्रूड एग्जांपल है, बट आप लोग समझ जाएंगे तो मैं क्या बात कर रहा हूं। अब जिसके पास था ही नहीं वो मॉडल, वो ये कहानी सुना रहे थे कि ये तो अनहेल्दी प्रैक्टिस है, इससे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसकी वजह से हमारी कंपनी ने ये बनाना बंद कर दिया है, और हम जो है हेल्थ फॉसेट्स आपको अलग से रिकमेंड करते हैं। हेल्थ फॉसेट्स की वैरायटी है, ये आप ले लो। अब मेरे को माइंड में जब मैंने सुना, माइंड में मेरे आया कि यार ये अनहेल्दी कैसे हो सकता है। अब मैंने पूछा तो सेल्स पर्सन इस बात को कोई जवाब नहीं दे पाया। अब मेरे दिमाग में उसने एक फैक्टर डाल दिया कि ये अनहेल्दी है या डेंजरस है या प्रॉब्लमेटिक है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी। अब मैं मनोज बजाज भी, मनोज बजाज तो रिसर्च तो मतलब मनोज बजाज के नाम का प्राइवाची है। तो तो मैंने इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके थोड़ा सा ढूंढा, तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था कि हाँ, ऐसे टाइप के लोगों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, जिनको ये प्रॉब्लम्स हो, ये और ज्यादा एग्रीवेट कर देता है प्रॉब्लम। आपको मालूम है मैं किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। तो मैंने कहा यार हमारे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हमारे को कोई इशू नहीं है। अब मैंने जब लोगों से बात करी, तो उसका प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब अगर वो उसके अंदर बिल्ट इन नहीं होता तो वो कॉस्ट कम हो जाती है, तो compete करना आसान हो जाता है। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल मॉडल्स के अंदर वो अवेलेबल नहीं था जिसके अंदर बिल्ट इन जेट हो। अब रिसर्च से जब मेरे को ये समझ में आया, अब मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊंगा इट विल मेक मोर सेंस टू यू। अब मैं ये गया उस शोरूम के अंदर, तो वहां पर टर्किश कहते हैं कि हमारे पास टर्किश सीट्स हैं। मैंने कहा अच्छा होंगी, ठीक है, टर्किश से करते होंगे। तो डिजाइन वगैरह दिखाए, तो कुछ तो डिजाइन बहुत अमेजिंग थे। एक डिजाइन उन्होंने दिखाया, अच्छा सीट्स जो है आपको मैं वैसे बता देता हूँ, मार्केट के अंदर 5-6 हज़ार से स्टार्ट हो जाती हैं। और जब मैं देख रहा था तो वहाँ पर दिखा रहे थे 20,000, 40,000, 1-1.5 लाख ऐसी भी सीट्स वो दिखा रहे थे मेरे को। अब वो सीट्स भी दिखाई, कहते हैं हमारे पास एक 3.5 लाख वाली भी है, मगर अभी कल परसों बिक गई है, तो अभी अवेलेबल है। तो उन्होंने दिखाई, तो मैंने कहा ये 3-3.5 लाख वाली सीट में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब के घर भी लगी थी, आपने देखा होगा, बड़ा इसके ऊपर हुआ था। तो इसके ऊपर बातचीत हुई थी। तो इसमें क्या है, कहते हैं इसके अंदर जो है आपका यूवी डिसइंफेक्शन होता है, इसके अंदर वाटर का टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो। इस वजह से पंखा चलता है तो आपको जो है सूख से आपको निकलना पड़ता है, निकलते हो आप जाते हो तो ये अपने आप खुल जाता है, तो आपके हैंड्स वगैरह नहीं होते। 50 तरह की चीजें बताई, चलो ठीक है यार, 3 लाख 3.5 लाख का चलो जस्टिफाई हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को 1-1.5 लाख का मॉडल बताया। मैंने कहा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स फंक्शन है, कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, इसको आपको खुद ही खोलना पड़ता है, खुद ही बैठना पड़ता है, खुद ही सब काम करना पड़ता है, फिर बंद कर देते हैं इसको। अब मैंने कहा फिर ये 1-1.5 लाख का क्यों है? तो मेरा मैंने बहुत सारे आपने मेरे सेशन अटेंड करे होंगे, तो मेरी आदत है हर चीज में जाकर के तो बड़ा महंगा है,
तो मैंने उनको बोला, कहते हैं हाँ ये महंगा है। मैंने कहा क्यों है? एक 5,000 वाली सीट में भी खुद ही खोलना पड़ता है, खुद ही बैठना पड़ता है, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। आप ये 1-1.5 लाख की सीट बता रहे हो, उसके अंदर भी करना पड़ता है, तो मैं क्यों लूंगा या कोई भी क्यों लेगा? कहते हैं सर इसका रीजन है कि ये जो सीट जिसने डिजाइन करी है ना, वो एप्पल का एक्स डिजाइनर है जिसने आईफोन के डिजाइन के ऊपर काम करा। तो जब इस तरीके के डिजाइनर इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी अपफ्रंट डिजाइनिंग फी होती है और उनकी रॉयल्टी होती है। जो उनकी अपफ्रंट फीस होती है और जो रॉयल्टी होती है वो इस कॉस्ट के अंदर बिल्ट हुई होती है। अब ये आपकी चॉइस है, आप ये लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। मैंने कहा बिकता है? कहते हैं हाँ काफी बिकता है। मैंने कहा लोग ये जाकर के अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हो कि हमारी टॉयलेट सीट जो है वो एप्पल के डिजाइनर की बनी हुई है, ब्रैगिंग राइट्स हैं, बस इसके लिए खरीदते हैं? कहते हैं हाँ खरीदते हैं लोग। पॉइंट समझ में आया मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर, बट क्रिएटिविटी का भी तो है सर, वैल्यू तो है ही ना। आई मीन अल्टीमेटली द डिजाइन यू कैनॉट, वी कैनॉट रूल दैट आउट। ऑफ कोर्स मैं उसका मना नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उससे पूछा क्या खरीदते हैं लोग? कहते हैं हाँ जी खरीदते हैं ना। हाँ बिल्कुल खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं, तभी तो उसने प्रोडक्ट रखा हुआ है, नहीं तो कोई नहीं रखा होगा। मगर थॉट प्रोसेस क्या होगा कि मोस्टली लोग जो है जब अपना बजटिंग करते हैं तो वो यूटिलिटी की वैल्यू को ऊपर रखते हैं प्राइस के कंपैरिजन में। यूटिलिटी वैल्यू क्या है? अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मेरे को क्या सर्विस या क्या यूटिलिटी डिलीवर करनी है। एक WC में क्या सर्विस यूटिलिटी डिलीवर करनी होती है? जो मैंने बोला 5,000 से शुरू होके 3, 4, 5, 6, 7 लाख तक के आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 5,000 वाले जो साइज होगा मार्केट का वो ज्यादा बड़ा होगा या 1.5 लाख वाला या 2 लाख वाला मार्केट साइज बड़ा होगा? इसका तो ऑब्वियस रीजन है, ऑब्वियस आंसर है इसका कि जो कम प्राइस का होगा उसको ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे, तो उसका मार्केट साइज कहीं ज्यादा बड़ा होगा। नाउ दैट गिव्स अस अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर नॉट टॉकिंग से 5,000 वाला इतना बड़ा मार्केट साइज, 1 लाख वाला छोटा मार्केट साइज, 3 लाख वाला और छोटा मार्केट साइज, 6-7 लाख वाला बिल्कुल नेग्लिजिबल मार्केट। मगर मार्केट तो सभी के अंदर है। यही सेम एग्जांपल जो हम रोल्स रॉयस या फरारी वर्सेस मारुति ऑल्टो कर सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, कि अगर मार्केट के अंदर इतना वेरिएशन है, अगर आप हाई प्राइस की चीज बेच रहे हैं और जनरल मास मार्केट से बात कर रहे हैं तो बात बनेगी नहीं। मार्केट जो है ना फिट नहीं बैठेगा, आपकी मार्केटिंग का रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी लीड्स आएंगी मगर वो कन्वर्ट नहीं होंगी। आप कहोगे लीड्स आ रही है भर भर के आ रही है मगर बिल्कुल बेकार है, कन्वर्ट नहीं। Is this making any sense? Is this sounding relatable or something that you have experienced? I'm just not talking to Vikas only, I'm talking to everybody. जब भी आपका प्रोडक्ट महंगा है मार्केट से, आपकी मार्केटिंग मार्केट से डिफरेंट होनी चाहिए। हेलो, अगर आप वही चीज कर रहे हो जो आपके कॉम्पिटिटर जो सस्ता माल बेच रहे हैं कर रहे हैं, आपका धंधा नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्ट के साथ स्टोरी जुड़ गई तो जो जुड़ गया। that is so much sir, I agree with you totally. I mean, you know, you have to have a different, that's why जो आप बोलते हो कभी-कभी, at which I sometimes I don't get it, that's why I always feel branding is very important, but I agree with you, वो उसमें टाइम लगता है, it's an effort, but that's where differentiators come into picture. बाकी सारी आपने ठीक बोली, बस एक ही वर्ड है जहां पे मेरा आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वो है कि ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट। नो, देखो जब आप एनएफ लोगों से जुड़ना शुरू हो जाते हो, जब आपको एनएफ सेल्स आने लग जाती है, आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करने लग जाता है, तो क्या हम मान सकते हैं कि ब्रांड अपने आप ग्रो कर रहा है, ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है? सर आई एम अ हार्डकोर ब्रांडिंग गाय, सो मैं तो हमेशा बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि ब्रांड इज समथिंग अल्टीमेटली दैट सेल्स इज ड्रिवन बाय ब्रांड उसमें, बट यस इट टेक्स मैं ना दोनों सिनेरियोस कवर कर लेता हूँ मैं। एक सिनेरियो जहां पर आप ब्रांडिंग के ऊपर खूब सारा पैसा लगा रहे हो, ठीक है सर, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कितने % चांस है कि सेल्स भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी ही करेगी? कितने % चांस है? अब मैं सिनेरियो को उल्टा कर देता हूँ।
आपकी सेल्स है बहुत तेजी से बढ़ रही है, कंपनी के रेवेन्यू या प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कितने परसेंट चांस है कि ब्रांड भी तेजी से ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा ही करेगा? डेफिनेटली ग्रो करेगा सर, यू आर एब्सोल्युटली नहीं, राइट। सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 दोनों में से कौन सा सही है, कौन से का क्या आपका मानना है? सर मैं बिलीव करता हूँ कि ठीक है, अगर मार्केट में कैप्चर कर रहा हूँ तो ब्रांड नेचुरली, आपका सेकंड सिनेरियो इज एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस। बट मेरे को लगता है जो आपने जो अगेन वो जो बात बोली कि दुनिया घुस जाएगी इसमें और उसको यू नो देयर विल बी अ पॉइंट वेयर देयर विल बी नो मार्जिन्स लेफ्ट, दैट्स अभी वेयर यहाँ यू पर मैं प्रोटेक्ट। हाँ, अब यहाँ पर जो है ना मैं बात करूंगा कि आज दुनिया नहीं घुसेगी, आपका यूनिक और नया प्रोडक्ट नहीं है, दुनिया ऑलरेडी घुसी हुई है इसके अंदर। उसके बावजूद भी अगर आपने सोच समझ के प्लानिंग के साथ में हायर प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी सेल्स और मार्केटिंग की डिफरेंट होनी चाहिए। क्योंकि ये तो है नहीं कि अगर आपने सोफा बनाया तो जिंदगी में कभी किसी ने सोफा देखा ही नहीं और किसी को नीड ही नहीं और किसी को मालूम नहीं सोफा जैसी कोई चीज होती है या बेड जैसी चीज होती है। दुनिया ऑलरेडी घुसी हुई है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सोफा जो है 3,500-4,000 रुपए पर सीट के रेट से स्टार्ट हो जाता है। अब अगर मैं कीर्तिनगर के अंदर हूँ, कीर्तिनगर के अंदर ही 4,000 रुपए का रेट है पर सीट का। अब कीर्तिनगर के अंदर ही 10,000 का भी रेट है, 20,000 पर सीट का भी रेट है, 29,000 पे, 40,000 लाख रुपए का भी होगा सर, लाख रुपए का भी लाख होगा। रुपए का मेरे को दिखा नहीं है, बट मैंने 30-40,000 रुपए पर सीट का रेट तो मैंने देखा हुआ है। हो सकता है आप कह रहे हो लाख रुपए का, तो हो सकता है लाख रुपए का मान लिया। माई पॉइंट बीइंग कि वो 4,000 रुपए वाला अपनी मार्केटिंग कैसे करेगा और 40,000 या 1 लाख रुपए वाला अपनी मार्केटिंग कैसे करेगा, अगर इसमें डिफरेंस नहीं है तो 1 लाख रुपए वाले को बिजनेस सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक लाख रुपए पर सीट का जो माल बेचना चाहता है, उसको किससे बात करनी है, वो लोग कहाँ मिलेंगे, उसको क्या बात करनी है ताकि वॉक इन आए, यही सारी स्ट्रैटेजी का डिफरेंशिएटर है। अदरवाइज अगर हम वेट करेंगे कि हमने इतना बड़ा शोरूम खोल दिया है, कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट के अंदर जो इतना सारा कस्टमर ग्राहक आता है, तो हमारे शोरूम का होर्डिंग देख करके कोई 10-20 ग्राहक घुस जाएंगे हमारे पास, 1-2 ऑर्डर्स आ जाएंगे। अगर यही सिर्फ हमारी स्ट्रैटेजी है तो गॉड सेव यू। That cannot be the only strategy, that I agree with you. बट मोस्टली यही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे थे। फिर मैं जब उनसे थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, कहते हैं नहीं सर, दैट इज नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी, वी आल्सो डील विद आर्किटेक्ट्स। अच्छा, आर्किटेक्ट्स के साथ आप जुड़ने के अंदर क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, आर्किटेक्ट्स भी आते रहते हैं हमारे पास, तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स में बार बार वो रिकमेंड कर देते हैं, कई बार रिकमेंड कर देते हैं। फिर से यहाँ पर पैसिव स्ट्रैटेजी सुनाई दे रही है, देयर इज नो एक्टिव स्ट्रैटेजी है। आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ विकास कि पूरे इंडिया के अंदर आपका तो बिजनेस ऐसा है कि जो आप पूरे इंडिया, पैन इंडिया सप्लाई कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो हायर एंड मॉडल के अंदर जो डील कर रहे हैं तो उनको शिपमेंट या लॉजिस्टिक की कॉस्ट चुभेगी नहीं। यस और यस, आपने तो बताओ। Yes, absolutely. ओके, तो उनको शिपमेंट की कॉस्ट चुभेगी नहीं, चुभती नहीं है, तो उनको अगर चीज पसंद आ गई या उनके आर्किटेक्ट ने बोल दिया कि ये यहाँ से लेनी है तो वो ले लो। अब आप मेरे को ये बताओ कि पैन इंडिया के अंदर ऐसे कितने आर्किटेक्ट्स होंगे और करेंटली आपके मोबाइल फोन के अंदर या आपके कंपनी डेटाबेस के अंदर कितने आर्किटेक्ट्स के साथ बिजनेस आपने कर लिया है? डू यू हैव दैट नंबर बाय एनी चांस? नहीं सर, नहीं है मेरे पास। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट अंदाजा होगा कि हमारी कंपनी में जब से हमने कंपनी स्टार्ट करी है कितने आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिजाइनर्स के थ्रू बिजनेस हमने जनरेट करा होगा? कुछ रफ एस्टिमेट, 50, 25, 150? मे बी अराउंड 40 to 50, that's it. ओके, चलो 50 मान लेते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि पैन इंडिया के अंदर कितने आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स होंगे? Must be in lakhs, maybe 2 लाख 3 लाख होंगे। बिल्कुल हो सकते हैं। अब फास्ट बैच पार्टिसिपेंट ने मेरे इसी साइंस के ऊपर काम करा था एंड ही स्टार्टेड गैदरिंग डेटा ऑफ आर्किटेक्ट्स। He told me he was able to capture 73,000 contact details in the form of mobile numbers and email addresses. And he said, I'm not sure if I've reached even half of it. The entire set.
तो कहते हैं मैंने बड़ी सारी जगहों से कलेक्ट करा, तो 73,000 की जो ये स्टोरी है ये मैं बार बार सुनाता हूँ, ये 2018 या 17 की स्टोरी है ये। 2018 के बाद अब 2025 हो गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया होगा। बट चलो मैं Absolutely. एक बार उसको नहीं मानता, मैं वही 73,000 का नंबर ले लेता हूँ। चलो 70,000 का नंबर लेता हूँ राउंड ऑफ करके। 70,000 आर्किटेक्ट्स जो हैं उनका डेटा मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं? 50। अब लोग कहते हैं नहीं नहीं मनोज, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा व्हाट? कहते हैं हम ना हर आंडू पांडू हर आर्किटेक्ट से बात नहीं करना चाहते, बिकॉज उनके प्रोजेक्ट वैल्यूज इतने नहीं होते जो हमारा प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके, यूज कर सके। एग्रीड। तो मैंने कहा 70,000 के ऊपर हम 80-20 कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि 20% ऑफ दीज 70,000 आर्किटेक्ट्स वुड बी डीलिंग विद 80% ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट वैल्यू दैट इज बीइंग हैंडल्ड इन द मार्केट। तो हम ये कहते हैं चलो हम 20% लेते हैं, तो 73,000 का 70,000 का 20% भी 14,000 हो गया। मैं कहता हूँ और स्क्वीज कर लो, 10,000 हो गया। मैं कहता हूँ और कम कर लो, 5,000 हो गया। हम कितनों के साथ बैठे हैं? तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ना यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ग्लेरिंग गैप है। क्या गैप है? कि हम लोग एनफ लोगों से, काम के लोगों से बात ही नहीं करते। अब यहाँ पर लोग मेरे को बोलते हैं मनोज, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट बट आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड माय बिजनेस एंड माय प्रॉफिट। मैंने कहा टेल मी व्हाट। कहते हैं कि आर्किटेक्ट्स जो होते हैं ना, थोड़ा सा उनका दिमाग जो होता है ना नेक्स्ट लेवल के ऊपर होता है। बहुत सारी स्नॉब वैल्यू होती है, वो चक्कर कटाते रहते हैं, कटाते रहते हैं, कटाते रहते हैं। फिर अगर और कभी सेटिंग बात भी करते हैं चाहिए, तो फोन नहीं उठाते। हाँ, फोन नहीं उठाते। फिर अगर कभी फोन उठा भी लेते हैं तो 10 सेकंड के अंदर बोलते हैं अच्छा मैं बिजी हूँ, इससे बात कर लेती। और धंधा कभी नहीं आता उनके साथ में। तो ये 50 जो जुड़ गए ना, ये बहुत सारे जुड़ गए हैं, पता नहीं कैसे जोड़ लिए मैंने। मगर बाकियों से तो मेरे को नहीं समझ में आता कैसे जोड़ा जा सकता है। क्या ये कोई है जो रिलेट कर पा रहे हैं इस सारी कॉन्वर्सेशन से? Absolutely, sir. Absolutely. These are the reasons. Absolutely. You've just said it so precisely. That is so difficult to deal with them, and then just giving them money, and it is just so complicated. अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक्चुअली इट इज नॉट। अगर वहां पर वो ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर की बात कर रहे हैं। एक आर्किटेक्ट को आप जैसे वेंडर से क्या क्या चीजें चाहिए? प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए उसको डेफिनेटली, कि उसको क्लाइंट खुश प्रोडक्ट हो, और सर्विस क्लाइंट। तो सभी से चाहिए ही चाहिए। हाँ। उसका ये है कि कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए तेरे बारे में। हाँ, वो तो है सर। और दूसरा क्या चाहिए? इंसेंटिव। दूसरा उसका ईगो को मसाज रखो सर, और क्या। कुछ इंसेंटिव। हाँ, दूसरा चाहिए पैकेट। पैकेट चाहिए, इंसेंटिव चाहिए। दैट इज ट्रू। हाँ, अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या कुछ लोग बोलेंगे क्या बात कर रहा है, ये सही थोड़ी बात हो रही है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया, धंधा जैसे होता है ना वैसे ही होता है। यहाँ सही गलत के चक्कर में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं ये आपका अपना सोचने का तरीका है कि ये सही है या गलत है। मैं कह रहा हूँ धंधा जैसे होता है वैसे ही होता है। मैं क्या इसको सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि मार्केट में ये होता है। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स निकल करके है। कुछ आर्किटेक्ट्स के लिए फैक्टर 1 इंपॉर्टेंट होता है, कुछ आर्किटेक्ट्स के लिए फैक्टर 2 इंपॉर्टेंट होता है, कुछ आर्किटेक्ट्स के लिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब है तो ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग्स को आपको ऐसा क्या दिखाना, सुनाना, बताना, पढ़ाना है ताकि वो एक बार आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए? इसका सबसे आसान तरीका है बिल्ड योर पोजिशनिंग टॉप नॉच, जो मैं अपनी हर एक वर्कशॉप के अंदर जो बनाना सिखाता हूँ कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। 99.99% लोग जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं वहीं पर ही अपने बिजनेस को किल करते हैं। लोगों को अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का इंट्रोडक्शन, अपने खुद के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना नहीं है। तो अब अभी क्या मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जाओ और 5,000 लोगों को अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस या अपने आप को इंट्रोड्यूस करो।
और प्रॉब्लम क्या निकल करके है कि हमारे को इंट्रोड्यूस करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो सारी आपने लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बता दी, स्नॉब वैल्यू, अकड़े हुए, अक्खड़ दिमाग, ये वो एक्स वाई जेड। मेरे को बात करनी नहीं आती, सामने वाले की गलती तो नहीं हुई। अब आपको मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मेरे को बात करनी नहीं आती, अब आप उनकी साइड की प्रॉब्लम समझो। अब आप उनकी साइड के ऊपर जब अगर आप आते हो, अगर लेटर से आप आर्किटेक्ट हो, जैसे आप आर्किटेक्ट से बिजनेस करना चाहते हो, लेटर से आप आर्किटेक्ट हो, तो अब आपसे हजारों लोग आपसे कनेक्ट करके आपसे बिजनेस करना चाहेंगे। आपको दिन के 35 फोन आएंगे, सर मेरा माल ले लो, मेरा माल ले लो, मेरा माल ले लो। तो आप भी परेशान होगे कि नहीं होगे? आप भी धीरे धीरे करके कहोगे यार इतने फोन आते हैं, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बेटर है मैं इस टाइम को किसी कस्टमर के साथ जाकर यूज करूं, मैं करोड़ों रुपए का धंधा कर लूंगा, ये तो मेरे 6 घंटे तो 8 घंटे में से दिन के इसी में निकल जाएंगे फोन के ऊपर बात करते करते। सो इसकी वजह से दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ लेम कॉन्वर्सेशन, जिसकी वजह से सप्लायर को या सेलर को लगता है इनका दिमाग अकड़ा हुआ है, स्नॉब वैल्यू है, बात नहीं करते। वो कह रहे हैं यार मेरा अननेसेसरीली टाइम वेस्ट कर, ये टाइम मैं किसी और प्रोडक्टिव काम में लगाऊंगा तो मैं उसको मोनेटाइज कर पाऊंगा। आपसे बात करके मेरे को मॉनेटरी एंगल नहीं दिखता इसके अंदर, या वैल्यू ऑफ टाइम मेरा ठीक से स्पेंड नहीं हो रहा, इसकी वजह से वो आपसे अवॉइड करते हैं बात कर। और ये कोई भी पर्सन जो बिजी है, जो अपने टाइम की वैल्यू समझता है, वो करना चाहेगा। आप सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने ये रखी होगी, पहले आप सारे फोन खुद उठाते थे, अब आपके पास सिर्फ काम की कॉल्स आती हैं, ये चीज आपने एक्सपीरियंस करा कि नहीं करा? तो जब ये चीज आपके लिए एप्लीकेबल है, तो फिर उन आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए क्यों नहीं है जो कि सक्सेसफुल हैं? इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉन्वर्सेशन के अंदर उनको कोई वैल्यू नहीं दिख रही। आप वही कॉन्वर्सेशन कर रहे हो जो 35 लोग रोज उनके साथ कर रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता, उनको इच्छा ही नहीं होती आपसे बात आगे करने के अंदर। वो कहता है ठीक है उससे बात कर ले, या बिजी हो, या जस्ट डोंट डिस्टर्ब, जिसको आपको लगता है स्नॉब वैल्यू है। नो, वो न्यूसेंस को अवॉइड कर। इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? यस। तो अब आपको बात स्टार्ट कैसे करनी है, बात के पहले 20 सेकंड के अंदर क्या बोलना है, जहां पर वो देखे कि यार वाओ, विकास जी का खुद कॉल आ गया मेरे को, वाओ टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर मी। कैसे हो सकता है? तो उसकी साइंस है, स्टेप बाय स्टेप साइंस है। मेरे को बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा देते हैं, जब मैं उनकी कंपनी की पूरी पोजीशनिंग ही कंप्लीटली रोटेट कर देता हूँ, टर्न अराउंड कर देता हूँ, और इस सारे प्रोसेस के अंदर लगते हैं 2 घंटे मात्र 2 घंटे के अंदर मैं आपकी कंपनी को ऐसा तरीके से बता सकता हूँ, आप खुद अपनी कंपनी को नहीं पहचान। ये मेरी कंपनी के बारे में बात हो रही है, ये मेरे बारे में बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंटली आपकी खुद की वाइफ आपकी रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल पे करना शुरू कर देगी, और भाई साहब मेरे हस्बैंड ने तो क्या क्या कर रखा है लाइफ में। ये तो कमाल हो जाएगा सर, तो आपने $1 मिलियन बात बोल दी। This is $1 मिलियन। विकास जी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो। बिलियन। तो मैं तो 2 दिन देने को तैयार हूँ सर के साथ इस बात के लिए। सो ये जो होता है ना, ये है स्ट्रैटेजिक अप्रोच। कि स्ट्रैटेजिक अप्रोच डज नॉट मीन कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं बार बार बात करता हूँ कि आपको ना 3 चीज समझनी है, आपके खुद की कंपनी, अपना कंपटीशन, और आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट। ये 3 चीजें समझनी। हमारे को अपने बारे में ही नहीं मालूम होता तो दूसरे के और तीसरे के बारे में कहाँ जाएंगे? तो जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप करी है, जिन लोगों ने मेरे से साइंस समझी है, वो मेरे को बोलते हैं सर मैं तो अपनी खुद की कंपनी को नहीं पहचान पा रहा। कहते हैं कि मैंने अपने डैड को जाकर के बताया कि एक ऐसे कंपनी है, तो जब उन्होंने मेरी वाली पिच यूज करी जैसे मैंने उनको बताया था, कहते हैं कौन सी कंपनी? तो बहुत बड़ी कंपनी लगी है। कहते हैं पापा ये आपकी कंपनी है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? फिर उन्हें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो उसने बोला, कहते हैं मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उनको सारा एक एक करके समझाया। क्या लग रहा है सुनकर? वेरी इंटरेस्टिंग सर। उसके पापा का व्यू था, कहते हैं ये सब हमने करा हुआ है और हमारे को भी मालूम था, और हमने कभी ना खुद मालूम था ना किसी को भी बताया था।
तो Sometimes मैं we वही बात underestimate our own selves. That is true, sir. हम अपने यस आप को और and we are not able to present ourselves because हम खुद ही अपने आप को underestimate कर लेते हैं. True. हम जब अपने तरीके से, जब मेरी साइंस के हिसाब से जब आप अपने आर्किटेक्ट के पास जाकर के बात करोगे, एंड सेकेंडली और कुछ करो या ना करो, एक किताब जरूर लिखिए। एक किताब से आपको जहां जहां पर एंट्री मिल सकती है, आपको सपने में भी कोई आइडिया नहीं आ सकता, सपने के अंदर भी सपना नहीं आ सकता कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं बिजनेस की। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इंसेप्शन की। इंसेप्शन देखिए किसी लोग ने, सपने के अंदर भी सपना नहीं आ सकता आपको कि अगर आपने कभी कोई जिंदगी में किताब लिखी है तो आपको कहाँ ले जा करके पहुंचा सकती है, खड़ा कर सकती है, कहाँ कहाँ से आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपके दोस्त खोल सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती है। अब लोग कहते हैं कि मैं तो मेडिकल डिवाइसेस में डील करता हूँ, येलो नंबर सारे मेरे टारगेट ऑडियंस तो डॉक्टर होते हैं, मैं कैसे किताब लिख सकता हूँ? डॉक्टर तो मेरे को पीछे पड़ जाएंगे किताब लिखने में नहीं होगा तो। या फिर मैं तो लग्जरी फर्नीचर के अंदर हूँ, मैं ऐसी क्या किताब लिख सकता हूँ? या फिर मेरा तो मैट्रेसेस का काम है, मैं ऐसा क्या किताब लिख सकता हूँ? या फिर मेरा तो अपैरल्स का काम है, मेरे पास तो B2C के अंदर कस्टमर्स आते हैं, मैं ऐसे कैसी किताब लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ? सर मैं तो ब्रांडिंग के ऊपर ही लिख सकता हूँ. अरे बिल्कुल मत लिखना, बात मान जाओ, आराम से मान लो, प्यार से मान लो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर 3rd डिग्री यूज करना पड़ेगा। ओके, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप किताब लिखो, चाहे ब्रांडिंग के ऊपर भी लिखो या ब्रांडिंग के ऊपर भी लिखो, आपको ये देखना है कि इस किताब को पढ़ने से आपका टारगेट ऑडियंस को कुछ फायदा होगा। अगर आपका जवाब है हाँ होगा, तो वो किताब आपकी सक्सेसफुल है, हिट है, सुपर हिट है। उसकी स्ट्रैटेजी है कि इसको सुपर हिट कैसे करवाना है। मगर अगर आपकी किताब पढ़ के सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं होगा, इट वुड बी नॉट बी यूजफुल और बेनिफिशियल इन एनी वेज, तो आपको ऐसा तो नहीं कि अब किताब की वैल्यू 0 हो जाएगी। जितना फायदा आप उस किताब को यूज करके उठा सकते हो, उससे थोड़ा सा कम होगा। Let me just mute everybody because a lot of disturbance. Okay, so coming back to this conversation, कि आर्किटेक्ट को आप ऐसा क्या बता सकते हो, एंड यूजर को आप ऐसा क्या बता सकते हो ताकि उसको लगे कि यार सोफा लेने तो फिर यही करिए, प्रोवाइडेड अफोर्डेबिलिटी हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कहते हैं गाड़ियों में गाड़ी तो फिर सिर्फ रोल्स रॉयस, मगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो 3 करोड़ की गाड़ी नहीं ले सकते, तो बस सिर्फ लाइक करके रह जाते हैं, कमेंट करके रह जाते हैं और उसके पिक्चर्स और वीडियोस में शेयर करते रह जाते हैं, खरीद नहीं पाते। तो हमारे को ऐसे ऑडियंस से बात नहीं करनी है, हमारे को ऐसे ऑडियंस से बात करनी है जो खरीदते भी हैं, खरीद सकते हैं। कैसे पता लगेगा? शायद आपका क्वेश्चन हो ये कैसे पता लगेगा। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी आई थिंक पिछले किसी वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट के अंदर डिस्कस करी थी, जिसके अंदर मैंने बोला था कि हमारे को ना स्ट्रैटेजाइज करना है कि हमारे को बात किससे करें। तो अगर आपका फर्नीचर आपने आज तक कितने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को सप्लाई करा होगा, आपको ये असेस करना है कि ऑन एन एवरेज जिस घर के अंदर आपका फर्नीचर गया है उस घर की वैल्यू कितनी होगी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर वो घर स्क्रैप से बना है तो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, और अगर सिर्फ इंटीरियर चेंज हो रहा है तो उस इंटीरियर चेंज होने के प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी। तो अब इससे 2 वैल्यूज निकाल करके हमारे पास हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि अगर लैंड की वैल्यू इतनी है, ग्राउंड अप सारा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो किस वैल्यू का हो ताकि वो पर्सन हमारा फर्नीचर अफोर्ड कर सके, और उसके पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू के अंदर मेरे फर्नीचर का कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन होगा। अब अगर आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना होता है और आपका जो एवरेज बॉट प्रोडक्ट है उसके पूरे प्रोजेक्ट का कितने परसेंट होता है वैल्यू।
So you are asking me to tell you that number? Yes, yes, yes. So I think since we are very specifically focusing on leather as a material, because the leather is a very loose term जिसको मैं कुछ इसीलिए फर्क नहीं पड़ता, इससे हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको हाँ कुछ तो मेरा जस्टिफिकेशन नहीं होगी। हाँ तो मेरा मेरा आई वुड से कि मेरा एवरेज सेल आई वुड से अराउंड 3 lakhs होगा, अगर अगर मैं एक इंटीरियर घर पे बात करूं जिसपे आदमी स्पेंड करता है, जिसके घर का वैल्यू मिनिमम 3 CR प्लस होगा अपार्टमेंट का। दैट्स हाउ आई एम बस बस फोकसिंग। बस बस मेरे को यही नंबर चाहिए। हालांकि फर्नीचर सिर्फ 3 लाख में आ जाएगा, मेरे को लग रहा है। या तो आप कह रहे हो कि क्योंकि मेरा लेदर फोकस है तो शायद सोफा या 2-3 चीजें ही आती होंगी, सारा हाँ फर्नीचर मैं नहीं है। हाँ सर, वो एक 3 सीटर ले लेगा या 5 सीटर, या मेरे से सिर्फ एक बेड ले लेगा लेदर का, या सिर्फ एक लेदर बार ले लेगा, जो सर एवरेज बता रहा हूँ मैं। एक बार मेरा समझ 2 लाख का भी है, डाइनिंग सिर्फ एक डाइनिंग टेबल ले लेगा। सो आई एम जस्ट समझ गिविंग एन एवरेज। या समझ गया। सो अब हम आपको यहाँ पर देखना है कि जो 3 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का सामान ले रहा है, उसकी प्रोजेक्ट वैल्यू जो है, लेटर से घर 3 करोड़ का होगा तो प्रोजेक्ट वैल्यू लगभग हो सकता है 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो, या 100%, या ठीक है। 75 to या हाँ, और अगर वो ग्राउंड अप बिल्ड कर रहा होगा तो प्लॉट की वैल्यू भी एक सर्टेन लेवल की होगी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो सारा बिल्डिंग का जो सारा आएगा, इंटीरियर का वो सारा कॉस्ट आएगा तो उसका। तो ये नंबर हमारे को पता लगाने से क्या समझ में आ रही है? हमारे को ये समझ में आ रही है कि अगर वो सिर्फ इंटीरियर करवा रहा है तो हमारा प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए उसकी 70 लाख का या 75 लाख का उसका टोटल प्रोजेक्ट है और हमारा वो 3-4-5 लाख का माल खरीद रहा है, तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है लगभग 5-7% की है उसके ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब हमारे को ये भी समझ में आ रहा है कि अगर उसका घर 2.5-3 करोड़ का है तो वो 70-75 लाख रुपए उसके ऊपर, इंटीरियर के ऊपर या उसको इम्प्रूव करने के लिए, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए स्पेंड कर रहा है। अब आपको क्या समझना है, क्या कोई ऐसे घर हैं जो अभी सजने संवरने के लिए तैयार होने वाले हैं? बिल्कुल बेसिक शेल है, उसको सजाना संवारना जो अभी होने वाला है, उन घरों की वैल्यू जो 2.5-3 करोड़ के आसपास की है। ऐसे घर कहाँ मिलेंगे? एक सेकंड में बता दूं आपको। हाँ नहीं तो मेरे को मालूम है। यस सर बताइए। आई मीन इट्स ऑल आई थिंक रियल एस्टेट एजेंट्स विल हैव ऑल दैट आई थिंक। बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये देखना है, गुड़गांव के अंदर 2020 से लेकर 22 के अंदर बहुत सारे मकान चल हुए थे। अब 2025 के एंड में और 2026 के अंदर उनका पोजेशन आने वाला है। आज की वैल्यू जिसकी 3 करोड़ रुपए के आसपास, 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास है या अबव है, ये सारे आपके टारगेट ऑडियंस है। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि ऐसे भी घर थे जो कि अब से 3 साल पहले जो है 25 लाख में बिके थे, अब उनकी वैल्यूज जो है 1 करोड़ के आसपास आ गई है। तो अब आपको इसको 25 लाख के हिसाब से नहीं देखना है, आपको इसको 1 करोड़ के हिसाब से देखना है, क्योंकि आज जो 1 करोड़ रुपया खर्च करेगा तो वो कम से कम 15-20 लाख रुपए तो खर्च करेगा अपने घर के इसके लिए। बिल्कुल करेगा सर। तो जो आज के रेट में 3 करोड़ का मकान ले रहा है, तो वही 20% के हिसाब से 60-70 लाख का एवरेज आ जाता है इसका, जो अपने घर के ऊपर खर्च करेगा। अब हमारे को ये देखना है कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर जो 50-60 लाख रुपए खर्च करता है, वो सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर, बार के ऊपर 3-4-5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। जो 15-20 लाख रुपए टोटल इंटीरियर के ऊपर खर्च करता है, वो 5 लाख रुपए का सोफा या बेड या बार नहीं ले सकता, नहीं मिलेगा। तो अब आपने ये देखना है, पूरे गुड़गांव और पूरे नोएडा की मार्केट के अंदर आपको जाके सर्वे करना है और उनको बोलना है कि मेरे को रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, 2.5-3 करोड़ का मेरा बजट या 3-3.5 करोड़ का मेरा बजट है। अब ये आप भी कर सकते हो, आपके ऑफिस में तो ये भी कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर बोलेगा हाँ ये इलान का पोजीशन आने वाला है, गोदरेज का पोजीशन आने वाला है, शाहपुर जी का पोजीशन आने वाला है। लिस्ट आ गई आपके पास सारी की सारी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज आने वाली है, और आपकी बजट रेंज के अंदर भी दिखा दिया उसने। थोड़ा बहुत ऊपर ही दिखाते हैं जनरली लोग। अब यहाँ पर आपके पास जब लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आ गई, तब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर के उस प्रोजेक्ट के, क्योंकि बिका होगा वो तो 2-3-4 साल पहले बिक गया होगा, अब पोजीशन आने वाला है, तो इसका मतलब फाइनल पेमेंट जानी होंगी, इन्वेस्टर्स जो हो सकता है एग्जिट कर रहे होंगे या अभी तक बने हुए होंगे, एंड यूजर जो वेट कर होंगे, पोजीशन आएगा तो हम शिफ्ट कर देंगे। अब
आपको यहाँ पर जो है ना उन लोगों की लिस्ट निकालनी है। लिस्ट जो है ऊपर से और नीचे से टेबल के अलग अलग जगह पर निकल सकती है। अब अगर आपके पास लिस्ट आ गई तो आपने उनको ये बोलना है कि अब आपका जो है पोजीशन आने वाला है, लैंग्वेज कुछ भी होगी, कंटेंट जो आपको कन्वे करना है वो ये करना है। अब आपको इसका इंटीरियर करवाना होगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो हमारे पास फ्री इंटीरियर डिजाइन सर्विस है, बता रहा हूँ मैं आपको, आप देख लेना आपके लिए वर्क करता है कि नहीं करता। और या फिर अगर आपको आर्किटेक्ट के थ्रू करवाना है तो हमारा जो है ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारी सैंपल्स हैं, हम आपके आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के साथ में कोऑर्डिनेट करके आपका सारा काम करवा सकते हैं। So I would be really happy to connect and coordinate with your architect. Please share the details of the architect. We'll be happy to get in touch and coordinate with them. अब आपने लेटेस्ट से 500 या 1000 ऐसे आपने डेटा पॉइंट्स निकाल लिए, क्योंकि इतने यूनिट्स अब 2025 और 26 में पोजीशन में आने वाले। अब मान लीजिए 500 या 1000 या 800 आपने निकाल लिए, क्योंकि मेरे को 2-3 प्रोजेक्ट्स का मालूम है, तो उसका लगभग 800-900 का फिगर मेरे को हल्का फुल्का मतलब आइडिया है। हो सकता है नंबर मेरा कंप्लीटली ऑफ हो, बट पॉइंट इज कि 900 में से अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं 3 से 5% चांसेस है कन्वर्ट होने के। Yes, 100%. तो 3 से 5% का मतलब 900 में से 3% हो गया 27 और 5% हो गया 45। ये प्रोजेक्ट Yes. आपके पास आ गए। जैसे ही आपकी एक सोसाइटी के अंदर, अब ध्यान से समझो, मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे उठा करके ले जा रहा हूँ। जैसे ही इस सोसाइटी के अंदर जैसे ही आपकी एंट्री हुई, there is yet another advanced level strategy जिसको हम बोलते हैं 5 हाउस टूल। आप वो एक्टिवेट कर दो और आपको इसी सोसाइटी से फर्दर रिपीट बिजनेस दोबारा बिजनेस एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी यूज करके एक प्रीमियम एंड लग्जरी कॉन्ट्रैक्टर है जो कहते हैं कि मेरे को जो है ना छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर वैल्यूज वाले छोटी मोटी वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चाहिए, मेरे को जो है ना 5 करोड़ या उसके अबव का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज के प्रोजेक्ट होता है। तो कहते हैं कि मेरे को कैमेलियर्स टाइप के प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो मैंने उनको एक ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी दी जिसके अंदर हमने लिंक्डइन और फेसबुक को आपस में कनेक्ट कर दिया। वहां से उन्होंने 3 प्रोजेक्ट उठाए, तीनों की वैल्यू कंबाइंड टुगेदर थी लगभग 8 करोड़ की। इसके ऊपर उन्होंने दूसरी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट कर दी जिसको मैंने बोला आपको 5 हाउस टूल। उस 8 करोड़ के प्रोजेक्ट उठाने के बाद उन्होंने इस वैल्यू को 22 करोड़ तक ले गया। और ये सारा का सारा जो हुआ विद इन 6 to 7 मंथ्स हुआ। कहते हैं सर मजा आ गया, मतलब लिटरली मजा आ गया। इतना सिंपल नहीं हो सकता मार्केटिंग का सेल या सेल्स का। So, sir, do you do the strategy in your 5-month course? Is that when you do one-to-one, or is it Yes. separate? Okay. Yes. 5 मंथ वर्कशॉप के अंदर मैं हर एक बिजनेस ओनर के साथ में इंडिविजुअली 1-on-1 बैठ के पहले तो मैं उनसे सारी खबर लेता हूँ, सारे नंबर्स निकलवाता हूँ कि Okay. क्या आपका करंट ग्रोथ मॉडल है, क्या मार्केटिंग मॉडल है। उसके बाद उसके अंदर मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ पर गैप्स है। जैसे मैंने आपसे बात करी, किसी और से बात करी, तो मैंने बोला कि आपके ना मार्केटिंग मॉडल के अंदर ये गैप्स दिखते हैं। अब जैसे अंकित से मेरी बात हुई, तो अंकित को जब मैंने बोला कि इसको ऐसे मत करो, इसको आप ऐसे करो, तो अंकित का रिस्पॉन्स आपके सामने आया कि यार ये तो मजा आ गया, ये तो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है सोचने का। यही चीज जो कि एक टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट के अंदर एक पर्सन थे, वो अपने पूरे प्रोडक्ट को बताते थे कि हमने इतनी मेहनत करी। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि आपने मेहनत करी, मगर एज ए कस्टमर, एज ए बायर, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत करी। मेरे को ये बता दो कि मैं आपको ये पैसा जो दूंगा, जो आप मांग रहे हो, मेरे को क्या फायदा होगा इससे, मैं क्यों दूं आपको ये पैसा। तो अब आप यहाँ पर देखो कि मैं कंप्लीटली डिफरेंट शिफ्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो 5 मंथ्स की जो सबसे बड़ा रियल वैल्यू और रियल पावर है, वो जब मैं आपके साथ 1-on-1 बैठता हूँ ना, आपका पूरा गेम ही पलट देता है। ऑल्सो सर, हमारे थॉट प्रोसेस, हम एक थॉट प्रोसेस से चल रहे होते हैं एंड उसको ना हम वैलिडेट करते रहते हैं, विच माइट बी राइट और रॉन्ग, व्हाटएवर, बिकॉज इट हैज वर्कड इन द पास्ट फॉर अस। हम उससे ज्यादा सोचते भी नहीं, हम उसी को फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि देयर कुड बी समथिंग बिगर एंड बेटर व्हिच इज सिटिंग आउट देयर, which sometimes probably we are not able to think on those terms. I think it's yeah, you're right. मैं इसका एक क्रूड एग्जांपल देता हूँ, मैं इसका बहुत क्रूड सा एग्जांपल देता हूँ। Now that I'm talking to you विकास, तो आप मेरे को बताओ विकास, आपकी हाइट कितनी है? 170, 170 centimeters. फीट में बताओगे तो ज्यादा। 5 feet 7 inches. 5'7", ठीक है। अगर आप हाथ ऐसे कर लेते हो तो कितना हो जाता है आपका एक्सेस, कितने फीट तक आप एक्सेस करते हो?
So I would say 2 feet और एडजस्ट हो जाएगा सर. ओके, पैर को भी maybe हाँ, maybe वो पैर को 18 भी inches. हाँ, पैर को भी अगर आप ऐसे कर दो तो आपका कितना हाइट बढ़ जाएगा, कितना एक्सेस हो जाएगा? Another 8 inches. तो हम लगभग 5 फुट 7 इंच प्लस 2 फुट, यानी कि हम 7 फुट 7 इंच प्लस 8 इंच की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग हम 9 9.5 9 फुट के ऊपर आ जाएंगे. उतना तो नहीं आएंगे, बट मे बी 8 फुट तक आ जाएंगे. 8 फुट तक आ जाएंगे. या अब आप जहाँ पर भी बैठे हो, क्या वहाँ पर कोई स्टूल या कोई चेयर वगैरह पड़ी है? हाँ है सर. अगर आप उस चेयर के ऊपर खड़े हो जाते हो तो अब आप 8 फुट से लेकर कहाँ तक पहुंच जाओगे? 2 फुट सर. और another 18 inches कम से कम. हाँ, सिटिंग पे. ठीक है, अब 10 फुट तक आ जाओगे. अब उस चेयर से कोई ज्यादा हाइट का कोई चीज पड़ी है जिसके ऊपर आप चढ़ सकते हो सकता है कोई टेबल हो. अगर है सर, टीवी का चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है सर, खड़ा हो सकता हूँ. 4 फीट का है. 4 फीट का है. अब आप 4 12 फुट पे चढ़ गए तो आप हो सकता है 13-14 फुट तक पहुंच जाओगे. 12 फीट, अब 14 फुट. 12 फीट तक पहुंच जाओगे. अब इस कमरे में कोई और चीज है जहां पर आप चढ़ सकते हो? हाँ सर, है. विंडो है. आई कैन क्लाइम ऑन दिस, ऑन द विंडो. तो आपकी हाइट कहाँ तक पहुंचेगी? आपका टच करने का पावर एक्सेस कहाँ तक पहुंच जाएगा? 16 इंची हो गया. 16 फुट हो गया सर. 16 फुट हो जाएगा. अब उसके बाद कुछ नहीं बचा जिसके ऊपर आप चढ़ सकते हो. सर बाहर निकल जाऊंगा फ्लैट के एकदम. नहीं, फ्लैट के बाहर नहीं जा सकते. नहीं सर, और कुछ नहीं है. तो ये आपका जो है ना करंट लिमिटेशन है. अब इसको अगर आपको दूर करना है तो उसके लिए आपको चाहिए सीढ़ी. आपका जो वर्ल्ड है ना अभी वो 16 फुट के ऊपर जाकर के सिमट गया. जो कर सकते थे, जो स्ट्रेटेजाइज कर सकते थे, जो जुगाड़ बिठा सकते थे, सारे बिठा लिया. अब अगर आपको 16 फुट 1 इंच के ऊपर जाना है तो आपको सीढ़ी चाहिए. वो सीढ़ी में सीधे छत पे जा सकते हैं विकास जी. वो सीढ़ी मैं हूँ. छत पे जाने के लिए सीढ़ी चाहिए होगी ना. सीढ़ी तो चाहिए. इसके बिना नहीं जा सकता है. till we know how to, we need that सीढ़ी. हाँ, अब लोग कहेंगे नहीं मेरे को सीढ़ी नहीं चाहिए, मेरे को तो लिफ्ट चाहिए. वो लिफ्ट नहीं है. डिपेंडिंग ऑन कि आप सीढ़ी अफोर्ड कर सकते हैं या लिफ्ट अफोर्ड कर सकते हैं. ओके, सो पॉइंट बीइंग कि ना हमने जो चीजें देखी हैं, सुनी है, समझी हैं, हम उसको सबको यूज करके एक सर्टेन लेवल के ऊपर आ चुके हैं. अब इसके नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमारे को कंप्लीटली नए टूल्स चाहिए, कंप्लीटली न्यू थॉट प्रोसेस सिस्टम चाहिए, सोचने का तरीका चाहिए. मेंटर चाहिए सर. मेंटर आल्सो चाहिए. वी नीड मेंटर. दैट इज एग्जैक्टली दैट इज वेयर पीपल लाइक मी कम. वी नीड मेंटर. क्योंकि नॉर्मली आम आदमी एक लाला जी जैसे हैं, आप हो गए, कोई भी होगा, तो उसने 2 3 5 8 10 बिजनेसेस के साथ काम करा होगा या खुद इतने बिजनेसेस मैनेजर संभाले थे. मैंने जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं लगभग 8-10 हज़ार बिजनेसेस के साथ काम कर चुका हूँ. तो हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग आपसे फ्रैक्शनली बेटर है. अब आप कहोगे फ्रैक्शनली बेटर तो क्या फर्क हो सकता है? तो आपको ये मालूम है चिंपैंजीज और ह्यूमंस के बीच में इंटेलिजेंस लेवल के अंदर कितना % का फर्क आता है? Very less, sir. 2%. 2%. Yeah. And can you see the difference in that 2%? Yeah, it's unbelievable. All right. So that was the topic of the day. Any questions? Excellent, sir. Thank you. It was quite interesting and very engaging, and that was good. Thank you. You're welcome. I am really glad that you found value. हाँ जी, रघुनंदन आहूजा जी, एक तो वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. सर वीडियो में ऑन कर रहा हूँ. उससे पहले सर एक क्वेश्चन था. आपने कॉन्ट्रैक्टर ने सेकंड स्ट्रैटेजी आपने नेम क्या लिया सर? कौन सी यूज करी थी जब उसने एक कैमिलियस टाइप के प्रोजेक्ट में एंटर कर गया? उसके प्रोजेक्ट वैल्यू 8 करोड़ थी. 5 हाउस रूल. 5 हाउस रूल. अच्छा
सर थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे सर, मतलब ये 5 हाउस रूल क्या उन्होंने यूज किया मतलब? दूसरा वीडियो ऑन करने के बाद बता। अच्छा सर मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे हमारी बात शुरू हुई थी कि नया प्रोडक्ट है जिसकी अभी गूगल पे सर्चेस भी नहीं है। जी अगर इसका हम फ्यूचर देखते हैं, या ऐसा ही एक प्रोडक्ट पास्ट में था जो कि प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट था काफी समय तक, उसकी प्रोप्राइटरशिप खत्म हुई है अभी। एंड ओके सडनली बहुत सारे लोग सारी दुनिया के चाइनीज और इवन यूरोपियन कॉपीज आ गई हैं उसकी। तो ठीक है जी। उसमें सर प्रोडक्ट का जो रेट है वो रिड्यूस कर देना चाहिए। अभी तक ये मैं मेरे को खेल ना रहा हूँ क्वेश्चन के ओरिजिनल अंदर, हाँ ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ओरिजिनल ना, करके। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स और चाहिए होंगे। ये ओके चीज़ है ना, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। कपल ऑफ फैक्टर्स बीइंग कि अभी करेंटली आपकी मार्केट के ऊपर कितनी पकड़ है, करेंटली आपके पास कितने सेल्स ऑर्डर्स की क्या स्ट्रेटजीज है और कितना पाइपलाइन के अंदर है, और करंट के बाद अगले 1 से 3 क्वार्टर्स के अंदर, यानी अगले 3 महीने से लेकर 1.5 साल तक आप उस प्रोडक्ट की क्या देखते हैं सिचुएशन। अब अगर आपको लगता है कि आगे जाकर के इतनी सारी कॉपीज आ जाएंगी, प्रोडक्ट बिल्कुल फिट जाएगा, तो अब या प्राइसिंग बिल्कुल फिट गई, तो आपको प्राइस रिड्यूस कर देने का शायद सोचना शुरू कर देना चाहिए मार्केट में। अब ये डिपेंड करता है साइकिल में आपका कहाँ पर है ये, क्योंकि आप मेरे से बात आज कर रहे हो, मगर ये हो सकता है फिनोमेना ऑलरेडी 6 महीने पहले से शुरू हुआ हो, 3 महीने पहले से शुरू हुआ हो। तो आपका इस साइकिल के अंदर अभी आप कहाँ पर हैं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का ब्लैंकेट जवाब नहीं देना प्रेफर करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत हो जाएगा जवाब आपके केस के हिसाब से। तो आपको मैं सोचना सिखा रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि अभी करेंटली क्या सिचुएशन है प्राइसिंग की। इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये देखो कि आपकी करंटली पकड़ मार्केट और सेल्स के हिसाब से कितनी है। अगर आपके पास इजीली ऑर्डर्स आ रहे हैं, करंट प्राइस के ऊपर आ रहे हैं, आप खुश हो उससे, तो फिर अभी इमीडिएटली प्राइस रिड्यूस मत करो, क्योंकि आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स इतनी अच्छा खासा धंधा आ रहा है, तो अभी मत करो। अगर आपको लग रहा है कि अब थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो गया है, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग प्राइस एडवांटेज टू द बायर्स। तो इसके लिए ना मैं इसके अंदर कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा, हाँ कर दो या ना कर दो, बिकॉज देयर विल बी सेवरल फैक्टर्स दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू डिसाइड कि आपको अभी क्या स्टेट ऑफ एक्शन होना चाहिए या अटैक प्लान क्या हो। डज दैट मेक सेंस? आई डोंट नो हाउ मच सेंस इट विल मेक, बट आपको मैंने बताया कि इसको आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। थैंक यू सर। अगर धंधा आ रहा है अच्छा खासा, तो फिर करंट प्राइस पे रखें, क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट के हिसाब से आ रहा है। मगर अगर बहुत सारी कॉपीज और बहुत सारे वेंडर्स आ गए हैं, तो सूनर और लेटर कोई ना कोई वो कंपटीशन जो है वो आपके पहुंच जाएगा वहां पर, और वो वहां पर कहेगा ये 100 रुपये का दे रहे हैं, हमको उसको 85 रुपये का दे सकते हैं, तो वो आपके हाथ से क्लाइंट छूट सकता है। सर तो ये छूट ना कॉम्पिटिटर जाए। तो पहुंचने लग गए हैं कस्टमर के पास में मेरे, और वो कस्टमर ही बता रहे हैं कि वो इतने का दे रहा है यार। ठीक है, तो पर मैंने उसको मना कर दिया है। देखो अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉस ऑफ दिस बायर का डर नहीं है, कंटिन्यू विद दिस। अगर आपको लग रहा है कि मैं हो सकता है 100 बायर्स में से 5-10 को रिटेन कर पाऊंगा, 80-90 छूट जाएंगे, बाकी लोगों को कम प्राइस के ऊपर लेना शुरू कर देंगे बाकी लोगों से, देन आई वुड रिकमेंड यू टू मे बी रिड्यूस योर प्राइस। बट अगेन ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट होगा, इसको आपको पहले थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा क्या फैक्टर्स हैं, तब आप डिसाइड करना। जस्ट बिकॉज मैंने कहा रिड्यूस कर दो या नहीं करो, प्रॉब्लम विल नॉट बी द राइट वे। ओके सर, थैंक यू। सर माय कैमरा इज ऑन नाउ। हाँ जी बताओ। सर आपने वो अब वो हाउस वाली स्ट्रैटेजी आपने एक बार बतानी थी बस। क्या बिजनेस है तुम्हारा? सर मेरा बिजनेस तो वैसे सर्विसिंग का बिजनेस है। मैं ईवी चार्जिंग इंस्टॉलेशंस में हूँ, और अकॉर्डिंगली अब हम लोग डीलरशिप मॉडल में भी घुसेंगे सर अब। फिर आखिर इसका 5 हाउस रूल के अंदर तुम्हारा इतना इंटरेस्ट क्यों है? सर आपकी हर स्ट्रैटेजी में मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं उसको अपने बिजनेस से कैसे को रिलेट कर सकता हूँ। ओके दैट इज इट। ओके, तो 5 हाउस रूल ये कहता है कि अगर आपने कहीं किसी पर्सन को कुछ अपना माल बेचा है, हाँ जी। तो इसका मतलब आपकी प्राइस अफोर्डेबिलिटी होगी, तो इसका मतलब उसका सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा जो आपको अफोर्ड कर पाया होगा। राइट। अब इसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर लेकर के चलते हैं, जो मैं बहुत बात करता हूँ अपनी वर्कशॉप्स के अंदर,
यू स्टार्ट डूइंग हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग का मतलब होता है कि ये फैक्ट है कि आपने लेटेस्ट से कीर्तिनगर के अंदर या जीके के अंदर या सैनिक फार्म्स के अंदर कुछ अपना सामान बेचा, ठीक है सर। ओके। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर आपको देखना है कि इससे, इस इंफॉर्मेशन से आप और क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हो। अब यहाँ पर थॉट प्रोसेस आपको ये समझना है कि जो बंदा सैनिक फार्म्स के अंदर रहता होगा, अब वो दो कंडीशन होगी, या वो रेंट के ऊपर होगा या ओनर होगा। या अगर वो ओनर होगा तो वहां पर 10-15 करोड़ का प्रॉपर्टी का ओनर होगा वो। बिल्कुल सर। अब कितने परसेंट चांस है कि एक मकान होगा 10-15 करोड़ का और बाकी सारी झुग्गी झोपड़ियां बनी होंगी, वहां पे सारे के सारे अंडर प्रिविलेज लोग रहते होंगे पूरे सैनिक फार्म्स के अंदर। कितने परसेंट चांस है इसका? बिल्कुल माइनर रहेगा सर। ऑलमोस्ट ना के बराबर। हाँ, हालांकि मुंबई के अंदर है, यहाँ पर आपकी बिल्डिंग है जहाँ पर एक एक अपार्टमेंट की वैल्यू 8-8, 10-10 करोड़ की, और जस्ट बिल्डिंग के बाहर जो है धराई है। हाँ यार। मगर बिल्डिंग के अंदर तो वही 10-10 करोड़ के ही है ना सारे के सारे अपार्टमेंट। तो वहां पर लॉजिक आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। सो टिपिकली ए पर्सन हु कैन अफोर्ड ए सर्टेन लाइफस्टाइल, ये ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। सारे इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट्स को जिनको टारगेट करना है, सबके लिए गोल्ड माइन हो सकता है अगर आप ऑलरेडी इस तरीके से काम नहीं कर रहे। A person who can afford a certain lifestyle would always be living in a vicinity where other people also be of similar kind of lifestyle. ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? तो अगर एक पर्सन का घर का वैल्यू 10 करोड़ रुपए का है तो देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसके आसपास के मकान और घर भी सारे 10 करोड़ की वैल्यू के होंगे। प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्सवाइजेड या फसाड या एक्सवाइजेड। मगर अगर हम सिर्फ प्लॉट की वैल्यू देखें तो प्लॉट की वैल्यू तो 10 करोड़ की होगी ही होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर इस लोकेशन के अंदर किसी ने अभी अभी आपका प्रोडक्ट लिया है तो उसके 5 घर इधर लेफ्ट को, 5 घर राइट को, 5 घर आगे, 5 घर पीछे, 5 घर ऊपर, 5 घर नीचे, ये ऐसे लोग होंगे जो आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। अब आपको ये स्ट्रेटजी करनी है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल करके उनको भी मार्केटिंग करनी शुरू कर दो। ये बात कितने लोगों को क्लिक कर रही है या समझ में नहीं आता? कितने लोगों को सुन के लगा कि सर वाओ अमेजिंग, मजा आ गया, या कितने लोगों को लगता है कि नॉनसेंस है, कुछ फायदा ही नहीं? नहीं सर, इट वाज एक्चुअली अबाउट स्ट्रेटजी। तो अगर आपने कहीं पे ईवी इंस्टॉलेशन करी है तो इसका मतलब ईवी जो है नॉर्मल आईसी से तो महंगे ही हैं। यस। तो इसका मतलब ईवी अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, मगर उसमें ना फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मगर फिर भी हो सकता है मैं ना लेना चाहूँ। राइट। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग इतनी नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि हो सकता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन ना हो। क्यों? और भी 15 रीजन हो सकते। तो उस केस के अंदर आपके लिए जो है रूल ये डायरेक्टली बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा, मगर जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जैसे विकास है उनके लिए 101% स्ट्रेट अवे एप्लीकेबल होगा। तो यही स्ट्रेटजी मैंने जो आपको बताई है, 8 करोड़ से 22 करोड़ के ऊपर कैसे ले गए वो लग्जरी कॉन्ट्रैक्ट है कि जब उनका वहाँ पर काम चल रहा था तो वहाँ पे पोजेशन वगैरह जैसे चल रहे थे तो बाकी लोगों ने देखा कि क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा एक्टिवली जाकर के अपने को मार्केट करना शुरू कर दिया और वहां पर 5 प्रोजेक्ट्स और पकड़ लिए। तो टोटल जो थे इनके टोटल प्रोजेक्ट्स आई थिंक 8 प्रोजेक्ट्स, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 7 या 8 प्रोजेक्ट्स के टोटल मिलाकर के 22 करोड़ पे आ गए। अब जस्ट इमेजिन एक ही सोसाइटी के अंदर आपके 8 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 20-22 करोड़ का वहां पर धंधा आ रहा है, तो आपके लिए कितना ज्यादा इजी हो गया मैनेज करना और कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया इस चीज के साथ। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? ये कितने लोगों को लग रहा है वक्त मानते पैसा पड़ी जाता? तो दैट वाज द बेसिक 5 हाउस रूल। और इसके अंदर बहुत सारे एडवांस स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस होते हैं जिसको हम अपनी 4 डेज या 5 मंथ्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसके अंदर कि सर 5 हाउस रूल तो समझ में आ गया, अब मार्केटिंग कैसे करेंगे, अब इसके अंदर जो है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे निकालेंगे? ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी अप्रोचेस के लिए फिर थोड़ा सा पैसा लगेगा, भाई पैसा।
हाँ जी मेघना। सर मैं आपने मेरे को हमेशा वो बताया है लाइक शॉप द लुक। इसके अलावा जो हम जैसे मैं लैंडिंग पेज बनवा रही हूँ जो आपने सिखाया था 4D में, मेरे को बल्क गिफ्टिंग के लिए चाहिए। मतलब कैसे मैं उसको प्रमोट करूँ कि थोड़ा हाँ पर्पल का आइडिया लगे। करते तो सब लोग ही हैं, इवन दो बिल्कुल। हमारे चलो अथॉरिटी है, ब्रांड है, ये है, वो है, बट भी कुछ और डिफरेंट चाहिए कि एवरीबडी वांट्स टू बाय इट। हाँ, तो एवरीबडी वांट्स टू बाय का क्या मतलब है कि आप जो है गिफ्टिंग किस चीज के लिए प्रमोट कर रहे हैं और किस ओकेजन के लिए प्रमोट कर रहे हैं, गिफ्टिंग में प्रमोट क्या करना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी सर। हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। हाँ, तो गिफ्टिंग में आप किस प्राइस पॉइंट का बात कर रहे हैं, किस ओकेजन के लिए बात तो कर रहे जैसे हैं। सब कस्टमर का अपना होता है, कोई 1,000 रुपए पर पीस भी देता है, कोई 5,000 वाला भी लेता है, कोई 6 तो उस महंगा केस भी के लेता है अंदर, और भी। हाँ, अब इसके अंदर क्या होता है ना, अपैरल्स के अंदर जो है और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, अपैरल्स हो गए, फुटवेयर हो गया या बाकी सारी चीजें हो गई, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप मेरे को बताना कि आपको ठीक लग रही है बात या आपको लग रहा है कि नहीं, इसको डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए। कि पर्सनल चॉइस और सब्जेक्टिविटी होती है। तो एक ऑप्शन ये होती है कि आपने जो है मेरे को गिफ्ट कर दिया, हो सकता है मेरे को अच्छा लगे, पसंद आए, हो सकता है मेरे को ना पसंद आए, तो आपने उसमें बोला कि ये बिल है, जाके स्टोर पे चेंज करवा दो। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि यहाँ पर आपने क्या करा कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने स्टोर के ऊपर आपने जो है ना 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के आपने गिफ्ट वाउचर्स आपने लॉन्च कर दिए, जिसके अंदर हर एक गिफ्ट वाउचर के अंदर एक स्पेसिफिक कोड है, जिसकी वैल्यू जो है उसकी है, जो आपने वाउचर की वैल्यू बनाई है। इसको गिफ्ट वाउचर नहीं बोलते, सॉरी, इसको गिफ्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब आपने क्या करा कि आपने जो है लेटर से एक 5,000 का गिफ्ट सर्टिफिकेट आपने बोला कि मनोज ये ना 5,000 की वैल्यू है, जो भी पर्सन मेरे को ये ला करके देगा ऑर्डर देने के टाइम के ऊपर, मैं उसके ऑर्डर में से 5,000 रुपये लेस कर दूंगी, और दिस इज वन टाइम यूज ओनली। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हुई 5,300 रुपये, तो 5,000 रुपये रिड्यूस करके मैं 300 रुपये चार्ज कर लूंगी उससे सर। अगर आपकी वैल्यू 4,700 रुपीज, तो 5,000 ही आपके लग जाएंगे, 4,700 की वैल्यू मिलेगी, 300 रुपीज का आपका लॉस हो जाएगा। ये आपने क्लियरली आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर मेंशन कर दिया। नाउ यू शुड स्टार्ट सेलिंग दीज गिफ्ट वाउचर्स। गिफ्ट वाउचर्स के अंदर क्योंकि 500 से लेकर 5,000 10,000 तक की वेरिएशन है, तो पीपल वुड जस्ट बाय दिस वाउचर एंड गिफ्ट इट टू समबडी। नाउ गिफ्ट वाउचर मस्ट लुक वाओ। वो आपका डिजाइनिंग का काम ही है, वो मेरे को लग रहा है आपके लिए कोई भी चैलेंज नहीं है, वो आप आसानी से कर लोगे। तो गिफ्ट वाउचर आपको गिफ्टिंग के अंदर देना है। अब एज ए सेलर आपको देखो क्या क्या एडवांटेजेस है, शायद आपको समझ में भी आ गई होंगी क्या क्या एडवांटेजेस है। एडवांटेज नंबर 1, कि गिफ्ट वाउचर को प्रमोट करके अगर आपको देखना देना पड़ रहा है, तो देना क्या पड़ रहा है, तो आपको सिर्फ मात्र 2 रुपए या 5 रुपए या 15 रुपए लगेंगे आपके गिफ्ट वाउचर को बनाने की कॉस्ट आएगी। अब जब वो लेने आएगा, अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जब। ये बात समझ में आ रही है मेघा आपको? यस। गिफ्ट सर्टिफिकेट जो आपने बोला कि 3 महीने की एक्सपायरी है, 6 महीने की एक्सपायरी है, हमने ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर अप्लाई करी थी। तो इसका जो रिडम्पशन रेट रहता है वो उस बिजनेस के अंदर लगभग, एनी आइडियाज कितना था? सर कुछ भी नहीं होता, 10-20-30% ही रिडीम होता है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? जिसने खरीदा था उसने तो पूरे बट पैसे सर दिए थे आपको। ये पॉइंट ठीक है जब इंसान 1-to-1 गिफ्ट कर रहा है, बट जब बल्क गिफ्ट कर रहा है या रिटर्न गिफ्ट ले रहा है बर्थडे पे या बल्क बेबी शावर ये सब पे ले रहा है या ब्राइडल उस पे ले रहा है, दे वांट टू शो ऑफ। वो लेता है इसलिए हमसे क्योंकि उसको दिखाना है कि मैंने हैम्स आपसे लंदन पूछा का था ना कि प्रोडक्ट है। कौन से ओकेजन के लिए कौन ले रहा है, आपको ये बताना पड़ेगा। अब आपने क्या करा, आपने गोल पोस्ट थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, इसकी स्ट्रैटेजी होगी हमारी। तो अब आपको जो भी आपके क्लाइंट हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपके वेबसाइट विजिटर्स हैं, जो कि आपने बोला था एकदम लाखों में आते हैं ये, और आपके पास हाँ पुराने कस्टमर्स का भी डेटा है जो आपने बताया था 1-1.5 लाख का डेटा है। हाँ हाँ। अब उनको आपने बताना है दिस बर्थडे ऑफ योर सन और डॉटर वी आर गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू। ओके, वो स्पेशल क्या होगा, वो आप बोलोगे कि हम इसके अंदर कस्टमाइज, और अगर डिपेंडिंग ऑन कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते,
आपके गिफ्ट हम आपके लिए बना करके देंगे और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी इतनी होगी, हम आपको ये कर देंगे, इसका प्राइस ये। अब ये चीज आपको जो है ना उनको मार्केट करनी है। अब 1.5 लाख लोगों का डेटा है, तो इसको हम फेसबुक और इंस्टा पे भी मार्केट करेंगे, गूगल के सॉरी यूट्यूब के ऊपर भी मार्केट करेंगे। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड ईमेल, 5 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इसको मार्केट करेंगे, जहाँ पर हम उनको सैंपल दिखाएंगे और उनको सैंपल दिखा करके उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस पॉइंट आपका वहाँ पर मेंशन होगा। आप देखो, आपको अगर 1.5 लाख लोग हैं, 3% लोग भी कन्वर्ट होते हैं, तो आप देखो अच्छा खासा ऑर्डर वॉल्यूम बनता है। हाँ Is this making any sense? और अभी आपको एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि अभी दिवाली आ रही है, दिवाली आने वाली है, अभी हम अगस्त में एंटर कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर, इस बार अक्टूबर में नवंबर में ना दिवाली को, तो आपके पास गुड अक्टूबर 3-4 में। महीने का समय अक्टूबर में है, तो 3-4 महीने का आपके पास 3 महीने का समय है, अगस्त सितंबर 2 महीने का समय है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसे कोई कंपनीज हैं जहां पर सारी की सारी एम्प्लॉइज मेजॉरिटी में गर्ल्स हो या वुमेन हो? हाँ सर होंगे। अब उन ऑर्गेनाइजेशन को आप अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे? लिंक्डइन पे जो मैंने आपको 4 डेज में सिखाया था, तो यही चीज आप उनके अंदर कस्टम गिफ्टिंग के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। ये कस्टम गिफ्टिंग में हम बैग, शूज, XYZ और उनको बोलो कि हम आपको 1000 रुपीज का, जो भी उनका बजट है, 2 ऑप्शन है कि आप एक कस्टम गिफ्ट बना करके उनको आप सप्लाई ले लो हमारे से, या फिर ये 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर या 250 रुपीज का या 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर हमारे से ले लो, हमारे स्टोर के ऊपर, मेरे स्टोर के ऊपर जाकर के रिडीम कर दो। तो अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हो जहाँ पर एवरेज 100-150 एम्प्लॉइज हैं और सारी की सारी गर्ल्स एंड वुमेन हैं, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो आपके प्रोडक्ट को देख करके रियली एक्साइटेड हो जाए और आपसे डील कर ले। क्या अमेजिंग रिस्पॉन्स आ जाएगा उसका। फिर उसके बाद काफी है या और चाहिए? दे दो। अब यहाँ पर मेघा, आप ये देखो कि सबसे बड़ा बर्थडे का जो सेलिब्रेशन होता है वो कौन से बर्थडे के ऊपर होता है? वो होता है फर्स्ट बर्थडे के ऊपर, उसके बाद गर्ल्स के अंदर 16th बर्थडे के ऊपर या 18th बर्थडे के ऊपर बॉयज के केस में। व्हाट डू यू थिंक? तो अब आपको जो है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहां से या किसी और तरीके से आप डेटा निकाल सकते हो किसका फर्स्ट बर्थडे आने वाला है। हाँ डाल सकते हैं। तो फर्स्ट बर्थडे के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड होता है, इवन 17th, 18th, 15th बर्थडे से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माँ बाप नहीं करता होता है। वहाँ पर 17th या 16th या 18th बर्थडे के ऊपर बच्चे घर के अंदर मानते नहीं है, सुनते नहीं है, उनको सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो वहाँ पर गिफ्टिंग का सिनेरियो थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर फर्स्ट बर्थडे के अंदर तो सॉलिड सिनेरियो रहता है गिफ्टिंग का। Am I making any sense? अब इसके अंदर जो है आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये पर्सन जो है मेरे टाइप के प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो जितने टॉप लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी उन्हीं पेरेंट्स की होगी जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएंगे। वहां से आपको कोशिश करनी है, डेटा निकालना है। अब डेटा कहाँ से निकल सकता है ये भी जानना चाहोगे या क्लियर है इसका? चलो क्लियर है तो फैंटास्टिक, डेटा निकालो और मार्केटिंग शुरू करो। ठीक है। कुछ एक स्कूल का नाम बताता हूँ जो ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी पहले करते थे जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी। क्या किसी को मालूम है? तो एक प्री स्कूल था, प्ले स्कूल था जो स्ट्रेटेजी करते थे, मस्त लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट करते थे। हाँ। कौन सा स्कूल था? गूगल नहीं। कौन सा स्कूल था? अब कौन, पता नहीं सर, दिमाग कौन सा प्री स्कूल था जो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है यही करते थे। किस लेवल पे करते थे मैंने आपको बताया है, ये लेवल, इसको मल्टीपल लेवल्स के ऊपर करा जा सकता है। लेवल नंबर 1 हॉस्पिटल्स, लेवल नंबर 2 स्कूल्स, लेवल नंबर 3 डॉक्टर्स, न्यूनेटोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट्स, जहाँ पर सारे बच्चे आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, सारा डेटा होता है उनके पास। हेलो,
सोच पड़ रही है कि कहाँ तक जा रही है सोच? हाँ बट सर देते थोड़ी है डेटा, लेना आना चाहिए ना, कैसे? आपको बताना है व्हाट इज इन इट फॉर देम। अगर आप 10 लोगों से बात करोगे, 1 या 2 मान जाते हैं, तो आप देखो कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं। और फिर ये कैसे पता लगेगा कि सारे डॉक्टर से बात कर रहे? नहीं, जिनकी डॉक्टर्स की फीस ऐसी है या वैक्सीनेशन शेड्यूल का उनका पैसा इतना है। सारे तो सर हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ टॉप 3% वालों में ही काम बन सकता है। हाँ, तो अब आपको मैंने उसका बता दिया कि कैसे करना है। टॉप 3% आप बहुत ज्यादा स्विंग कर रहे हो, टॉप 20% को आप इजीली कर सकते हो। तो अब आप देखो कि अब आपका ना दिमाग मैंने खोलना शुरू कर दिया है। आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, आपकी चीजों में प्लांट करनी शुरू करेंगे। हो सकता है कि आप इसको आज ना करो, मगर हो सकता है आप अगले हफ्ते किसी डॉक्टर से मीटिंग करने गए हो या किसी रीजन की वजह से किसी डॉक्टर से बात कर रहे हो, अचानक से आपको स्ट्राइक हो जाएगा तरीके की मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट माय जॉब इज। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस। अब आपके सर्कल के अंदर क्या कोई स्कूल्स के हैं स्टूडेंट्स, स्कूल्स के ओनर्स हैं, प्री हाँ स्कूल्स है, के या स्कूल्स के? मेरा फ्रेंड भी है स्कूल ओनर, मदर्स प्राइड। हाँ, अब यही तो मैं बोल रहा था, कौन सा प्री स्कूल था? मदर्स प्राइड ही वो प्री स्कूल था जिसने सॉलिड मार्केटिंग करी थी, एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटजी यूज करके। हाँ डॉक्टर्स वो के पास, रेडियो पे भी हॉस्पिटल्स के करी थी पास, काफी। यस, वो सारा का सारा डेटा वहां से निकालते थे, टाई-अप्स, पार्टनरशिप और टेबल के नीचे से डेटा निकालते थे। और आपको मालूम होगा, आपको मालूम होना चाहिए, तब ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल कुछ नहीं होता था। वो प्रिंट करके ब्रोशर्स भेजते थे उनके घरों के अंदर। कांग्रेचुलेशंस का ब्रोशर आता था आपके पास, लीफलेट आता था, मदर्स प्राइड का उसके ऊपर ब्रांडिंग होता था और उसके अंदर लिखा होता था कि आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और मेरे को उनका नाम भूल रहे, जो उनकी प्रिंसिपल थी लेडी, सुधा गुप्ता। हाँ, सुधा गुप्ता, उसकी उनका मदर फोटो ही होता है। था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फोटो होता था। फिर उसके बाद मेरे को किसी ने बताया था कि दे सोल्ड ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड समबडी एल्स एक्वायर्ड एंड देन प्रॉब्ली व्हाटएवर द स्ट्रेटजी उनकी चेंज हो गई नहीं है। है, उनके पास ही है। दे हैव जस्ट गिवन लाइक 2 स्कूल्स, प्रेसिडियम भी करके उन्होंने बनाया है बड़ा स्कूल। हाँ हाँ हाँ, प्रेसिडियम, ठीक है। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये है इसके अंदर कि वो उस जमाने में करते थे जब ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो शेम ऑन यू, शेम ऑन अस कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम करते हैं। अब आप कहते हो, समझो जरा बात को, जब छोटा बच्चा बेबी बॉर्न होता है तब प्री स्कूल की जरूरत नहीं होती है। प्री स्कूल की जरूरत कब होती है? जब वो लगभग 1.5 से 2 साल का हो जाता है। तो इमेजिन, वो 1.5 से 2 साल में आपके दिमाग में प्लांट कर रहे हैं प्री स्कूल मतलब मदर्स प्राइड, प्री स्कूल मतलब मदर्स प्राइड, ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ जी, ये है लेवल ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूशन। ये चीज एज इट इज आपके लिए भी अमेजिंग काम है। और इसके साथ ही साथ में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अभी बेबी नया बॉर्न हुआ है, व्हाट इज द इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट मॉम इज गोइंग थ्रू, व्हाट इज द इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट डैड इज गोइंग थ्रू, व्हाट इज द इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट देयर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर फ्रॉम बोथ साइड्स आर गोइंग थ्रू। अब यहाँ पर मैं जो बोलने जा रहा हूँ साउंड्स जो है खराब करेगा या थोड़ा सा मीन करेगा, बट कैन यू मोनेटाइज दिस फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट while the baby is new, when they are at the peak emotion? कर रहे हो क्या इसको आप? नहीं, ऐसे नहीं सोचा। सोचने का ही तो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई। तो अब न्यू मदर के लिए आप क्या कर सकते हो? न्यू मदर को बॉडी के अंदर बहुत मेजर चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके लिए क्या आपके पास कुछ है पहनने के लिए या उसके लिए? अब चेंजेस जो होते हैं वो साइज के अंदर हो रहे होते हैं। चेंजेस जो हैं फीट के साइजेस के अंदर भी होते हैं या नहीं होते हैं, आई एम नॉट 100% श्योर। तो आप ये देख सकते हो कि शूज, बैग्स, बेल्ट्स, XYZ, ABC, क्या क्या ऐसे फर्क हैं जो न्यू मदर्स को आप दे सकते हो। और इससे पहले जो है एक नई सेगमेंट आ जाता है जहाँ पर हम शॉपिंग फॉर प्रेग्नेंट मॉम्स और अबाउट टू बी मॉम्स के लिए होता है। तो मेरे पास बैच स्टूडेंट रह चुके हैं जो कि वही प्रोडक्ट बनाते थे जो कि ट्राइमेस्टर वाइज, क्योंकि साइज के अंदर बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा होता है।
बॉडीली फंक्शंस बहुत मेजरली शिफ्ट हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। वहां पर उन्हें स्पेशल मतलब कैटेगरी रहते जो वहाँ पे मॉम्स टू बी उनकी पूरी सेगमेंट और पूरा प्रोडक्ट रेंज आता था। आई एम श्योर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपको देखना है बीच में आप कहाँ पर कहीं पर फिट हो सकते हो। अब इस टाइम के ऊपर जो है आप बैग्स, शूज, बेल्ट या एक्सरसाइज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्रमोट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो आपने वो ज़ोडिएक साइंस वाले जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करे थे और आपने बोला था कि ये बहुत जल्दी निकल भी गए, तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? थोड़ा सा अभी तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी ईमेल्स के और बेसिस के व्हाट्सएप। ऊपर कर लो। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड, थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजर से किसी से बात कर लो या एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम कर लो। अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ना एस्ट्रोलॉजी बिलीवर्स का एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को उसके साथ में कनेक्ट कर देते हो, मजा आ जाए। Is this making any sense? Yes. आप लोग Thank you. All right, but I will still stay with you. सबसे पहले जो आपका जो lowest hanging fruit है वो looks का है। Sell the entire look को लेकर पर do not take your focus off that. कर रही हूँ सर, उसके लिए भी लाइक पेज बनवा रही हूँ मैं, हाउ टू क्यूरेट स्टोर इट। लेवल के ऊपर करना, स्टोर लेवल के ऊपर कुछ तो करना शुरू कर दिया आपने? स्टोर पे तो अभी सर वैसे तो कर दिया था, बट अभी राखी का चल रहा है ज्यादा, तो अभी राखी फोकस है सब कुछ। हाँ कोई बात नहीं। सीजनैलिटी के अंदर जो चीज के ऊपर आराम से बेचना है, जहाँ पे प्रॉफिट है, वो तो करना ही करना है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर यू मस्ट इमीडिएटली स्टार्ट द पार्ट जहाँ पर आप सेल द एंटायर लुक के ऊपर। और मैंने आपको बोला था अभी ना मैंने एक सिंपल सी चीज करी है सर वेबसाइट पे, जैसे कोई भी कुछ भी खरीद सकता है, एंड में एक गिफ्ट बॉक्स ऑफर कर रहे हैं, एंड वी आर चार्जिंग 150 रुपीज फॉर दैट पैकेजिंग गिफ्ट बॉक्स की। हैम्स्टर लंदन का ही है, एंड आई एम सीइंग बिकॉज ऑफ राखी अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो 6 ऑर्डर गिफ्ट बॉक्स ऐड कर रहे हैं। मतलब उससे ही अपसेल हो रहा है, और क्या कहते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑलमोस्ट 15-20% ऊपर जा रही है। कोई 2 भी खरीद रहा है, कोई 3 भी खरीद रहा है, कोई 4 भी खरीद रहा है, और उससे आई थिंक कन्वर्जन भी बढ़ रहा है। हाँ, इसके अंदर तो है ना, इसके अंदर मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजी अप्रोचेस हो सकती हैं इसके अंदर। एक तो आपने जैसे आपने गिफ्ट बॉक्स आपने बोला 150 रुपये का, अगर आप माली 150 रुपये का बेच रहे हो तो अल्टीमेटली हाथ में कितना पैसा आ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आ जाएगा? It's not about पैसा, it's about like more people will buy it and then they are buying more quantity. मेरी बात पूरी तो होने दो। तो क्या आप उसके अंदर गिफ्ट बॉक्सिंग के अंदर जो है 2 या 3 ऑप्शन कर सकते हो? 150 वाला भी है, 400 वाला भी है, 500 वाला भी है, 1000 वाला भी है। हाँ कर सकते हैं। तो कर दो ना। खाली फोटो ही तो डालनी है। हाँ। और अगर मान लीजिए कि आपने लिख दिया 500 वाले के ऊपर सोल्ड आउट, तो इसका लोगों को लगा यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट मेरे हाथ में मिस हो गया, चल जो मिल रहा है वो तो ले लूं। ये तो है। थोड़ा सा ग्रे और ब्लैक का भी तड़का लगा सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पर। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन के लिए रिस्पेक्टिवली, इसके अंदर what I've realized now that by sitting on the desk, मतलब हम बस सोचते हैं कि अभी हमारे सिचुएशन में क्या चल रहा है या अभी हम क्या कर रहे हैं जिससे सेल आ जाए, बट एक्चुअल में हमें हमेशा सोचना चाहिए उस सीट पे जहाँ कस्टमर बैठा है और वो क्या चाह रहा है और उसके कितना हम करीब पहुंच सकते हैं अपनी सर्विस के साथ, तो सेल खुद हो जाती है सर। ये हम टेबल पे बैठने से दूर होते हैं। हाँ, जब तक आप टेबल के इस साइड के ऊपर बैठे हो ना, yes, तब तक आपको मुश्किल मे बी दैट इज गुड फॉर ऑपरेशंस एंड यू नो थिंकिंग कि क्या चल रहा है बिजनेस में, बट द ऑफरिंग शुड बी मेड फ्रॉम द अदर साइड, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द रियल फैब्रिक ऑफ द बिजनेस। मतलब आई थिंक हम बहुत दूर हो जाते हैं उससे किसी पॉइंट पे। करेक्ट। अब जैसे मैं देख रहा था
एक वेबसाइट के ऊपर गया था मैं, वहाँ पर जो है उन्होंने बोला था कि फ्री गिफ्ट दिस राखी, उसका लिखा था फ्री रोली एंड फ्री चावल। आप देखो कि इतनी सी रोली और इतने से चावल का कितना वो होगा, कितना रुपए का होगा ये, 2-4-5 रुपए का, लेकिन पैसे ज्यादा था ये। और वहां पर था कि अगर आप ये वाला बॉक्स, आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप ये वाला बॉक्स खरीदते हो तो आपने फ्री रोली और फ्री चावल है, इसको आप ले सकते हो। तो आपने 200-300 रुपए का, आपने 150 रुपए का भी ऑप्शन दिखा दिया वहां पर, और आपने जो है 400 रुपए का भी ऑप्शन दिखा दिया। 400 रुपए के साथ में फ्री चावल एंड फ्री रोली का आपने दिखा दिया, या फ्री धागे का जो होता है ना, क्या होता है, बंधन जो होता है, क्या बोलते हैं आपको, मोली का आपने यहाँ पे ऑप्शन दिखा दिया। हाँ, तो वो आपने दिखा दिया इसके अंदर। तो आप ये देखो कि वो आप 150 की जगह 400 वाली चीज खरीद रहे हैं, मगर पहले जो आपको 150 रुपए की कॉस्टिंग आती है, इसमें आपको हो सकता है 15 रुपए की कॉस्टिंग आपकी बढ़ेगी, मगर आप देखो आपके प्रॉफिट कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको ना फिर से मैं वही बोलता हूँ, आई एम टीचिंग यू हाउ टू थिंक। तो इवन इन मतलब बाहर के बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैंने देखा है ऐसे, जैसे जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है उसमें एक्स्ट्रा स्टिकर्स, कुछ की चेन, कुछ मैग्नेट, ये सब स्क्रंची व्रंची, ये सब फालतू एक्स्ट्रा डालते ही हैं वो, टू यू नो। हाँ, तो वो उसी पे मैं काम कर रही हूँ अभी अनबॉक्सिंग पे, कि वो बहुत बढ़िया होना चाहिए कि उस अनबॉक्सिंग के लिए ही वो बार बार खरीदे। देखो ऐसा तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा जो सिर्फ अनबॉक्सिंग के लिए बार बार खरीद रहे, मगर मैं कहूंगा जब भी उसको देखो अनबॉक्सिंग के लिए कोई खरीदेगा तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट टू बिलीव होगा। नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम यू, तो आई रिस्पेक्ट यू कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस के बारे में बहुत डीपर लेवल के ऊपर है। It's because they want to be featured on Instagram and they want to show and बट वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स हो गए ना, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स हो गए ना, मतलब वो भी कस्टमर्स ही हैं, पैसे से ही खरीद रहे हैं। ओके, बट मैं आपको ये कहूंगा इसको हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं कि अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस अगर उसका इतना अच्छा है, इतना मेमोरेबल है, तो जब भी उसको नीड होगी फर्स्ट प्रेफरेंस उसके आपको। हाँ, कैन बी। मैं इसको इस तरीके से कोट करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के लिए बार बार आपसे खरीदेंगे। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की वजह से जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी, जब भी नीड होगी, तो पहली ऑप्शन उसकी आता है, पहली चॉइस आपको। और सबसे पहली चीज वो फोकस उसका हट जाता है डिस्काउंट से, उसका फोकस चला जाता है कि मुझे ये सब बॉक्स में फ्री मिलेगा, समथिंग लाइक। मगर फोकस से हट जाता है कि मैं कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ। नहीं, ये चीज है ना सेकंड सेल के लिए क्या एप्लीकेबल हो सकती है, फर्स्ट सेल के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि जब वो डिस्काउंट का बात तो होगा, सर देखता ही नहीं है, उसको डजंट मैटर, वो तो सब कुछ ही लाइक योर प्रोडक्ट शुड बी गुड एंड यू शुड बी विजिबल, दे विल बाय। फिर अगर बट उसको रिपीट लाने के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके चलो ऐसा है कि ना इसके अंदर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, बट कोई बात नहीं, जब बैठेंगे इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज समथिंग कॉल्ड वर्क टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कैसे होगा वो मैं आपको साइंस बता दूंगा, अगर आपकी टीम जो है उस तरीके से उसको कर पाएगी तो हमारे रिजल्ट मिल जाएंगे, नहीं तो फिर उसको हम कुछ डिफरेंट तरीके से टैकल कर लेंगे। बट नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, व्हाट एज अगेंस्ट व्हाट वी वर थिंकिंग कपल ऑफ मंथ्स अगो, दैट मींस वी आर गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको इस चीज पे, if you have changed your thinking, if you think that your thinking has started changing, that means you are moving forward. चेंज तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक। तो इसी चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, नई थिंकिंग, नए आइडियाज, न्यू एग्जीक्यूशंस, बेटर रिजल्ट्स और करेक्ट समझ आएगा। I'm तो trying to think from the other side and वो कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कैसे उसे प्रॉफिटेबली डिलीवर कर सकते हैं। आप स्पेकुलेट कर रहे हो ना, पूछो ना उनसे। पूछ तो रहे हैं बट सर ऐसा कोई जवाब मेरे को तो नहीं मिल रहा अभी तक। ओके, तो आप एक काम करो, उसके अंदर जो है ना 10-15 जैसे ऐसा जवाब मिलता है बिकॉज हैम्स लंडन प्रोडक्ट्स आर आउट देयर, मतलब दे आर इनोवेटिव। अब ये तो मतलब बेसिक बात है ना सर। अरे नहीं, मैं वेट करो आप, पहले आप जब मेरे साथ बैठोगे मैं बताऊंगा। इसका 2-3 तरीके होते हैं। If you have to receive a free gift, what would you prefer out of these items?
आपने इसके अंदर वो आइटम्स लिख दी जो आपकी आउट ऑफ सॉरी इन स्टॉक है, जो बिक नहीं रही। हेलो, तो 3, 5, 10, 15 आइटम्स जो आपके स्टॉक में पड़ी हुई हैं, अनसोल्ड आइटम्स और इन्वेंट्री है, उसके में से आपने लिख दिया। अब वो हैंसर लंदन का तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कुछ मतलब बिल्कुल ही वाहियात होगा, तो उसका रीजन ये होगा कि प्रोबेबली दैट वाज नॉट एक्सपोज्ड टू एनफ पीपल एट द राइट टाइम। तो टिपिकली अनसोल्ड इन्वेंटरी का जो रीजन होता है वो ये होता है, मोस्ट ऑफन द प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट क्वेश्चनेबल, इट इज दैट इट वाज नॉट एक्सपोज्ड टू एनफ पीपल एट द राइट टाइम। इसकी वजह से जो है ना ये अनसोल्ड इन्वेंटरी बन जाती है। तो इस केस के अंदर कैन यू यूज दैट स्ट्रैटेजी? यस कुछ बल्ब जला कहीं पर, यस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे से बात करते रहो, ठीक है सर। नॉट जस्ट फॉर यू, एवरीबडी, खासकर जो लोग 5 मंथ्स के अंदर है, stay connected, do not lose out connection. With that note, thank you so much, and आप में से जिन लोगों ने मेरा YouTube सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। Thank you, sir. Thank you. So welcome Vikas ji, thank you so much. थैंक यू सर। Okay ji, थैंक यू सर, Bye. थैंक यू Bye. जी। Thank you. Thank you. Okay ji, thank you, bye bye.